Hello everyone, very refreshing good morning, good afternoon and good evening to everyone. I hope सभी लोग बिल्कुल मस्त होंगे, फाइन होंगे एंड DevOps की पढ़ाई कर रहे होंगे. So now I'm here with a new series of Terraform and इस Terraform की सीरीज में हम मल्टीपल मॉड्यूल्स के थ्रू इसको पढ़ने वाले हैं और आज ये पहली वीडियो होने वाली है. इस वीडियो में हम कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं करने वाले हैं, ठीक है, एंड दैट माइट गोज टू अराउंड 1.5 और 2 आवर्स ये वीडियो होगी. दैट विल बी कम्प्लीटली योर थ्योरी पार्ट. इसमें कोई भी प्रैक्टिकल इन्वॉल्व नहीं है बिकॉज वी जस्ट वांट टू बिल्ड योर फंडामेंटल्स फर्स्ट. एंड इसके साथ साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा एंड जिन लोगों से मैंने कम्युनिकेट किया है रिलेटेड टू द इंटरव्यू पार्ट, तो उसमें जो टेराफॉर्म के क्वेश्चंस आते हैं कई बार ऐसा होता है कि टेराफॉर्म के बेसिक्स से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिसमें किसी प्रैक्टिकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जस्ट द थ्योरी. तो हम क्या करेंगे, उस थ्योरी को भी ऐसे कवर करेंगे एक स्टोरी के फॉर्मेट में ताकि वो चीजें आपको याद रखने में इजी हो. और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी मेरी वीडियो देख रहे हो, ट्राई टू हैव पेन एंड पेपर विथ यू. अगर कोई इश्यू होता है किसी समझने में टॉपिक को तो आप वहीं पे पॉज कीजिएगा, वीडियो को फिर से रिमाइंड करके दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है. आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको कोई डाउट ना बचे मेरी वीडियो में. अगर फिर भी डाउट बचता है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो. तो चलो शुरू करते हैं, आज के इस टेराफॉर्म की शुरुआत करते हैं, ठीक है, शुभारंभ करते हैं. एंड आज हम सिर्फ मॉड्यूल 1 को कवर करने वाले हैं एंड मॉड्यूल 1 हमारा थ्योरी होने वाला है. तो आज के हमारे पास है बिटारे में व्हाट इज टेराफॉर्म. हम उसके कंसेप्ट को समझने वाले हैं कि टेराफॉर्म है क्या और ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चीजें होती हैं, पहले चीजें कैसे काम करती थी, टेराफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी, दैट इज व्हाई टेराफॉर्म एंड व्हाट इज टेराफॉर्म. तो ये दो टॉपिक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जब भी आप किसी चीज की शुरुआत करते हो तो अनटिल एंड अनलेस यू आर क्लियर विथ योर व्हाट एंड व्हाई, तब तक आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाते. अगर आपकी वाई क्लियर होती है कि आपको कोई टास्क है, कोई स्टडी है, कोई गोल है, वो अचीव क्यों करना है, देन यू आर एबल टू अचीव दैट टारगेट. तो टेराफॉर्म समझने से पहले हमें समझना होगा कि टेराफॉर्म की नीड ही क्यों पड़ी, क्योंकि ये डायरेक्ट इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा गया है डेवऑप्स इंटरव्यू के लिए, ठीक है. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जंप कर जाते हैं टेराफॉर्म के जो बाकी नॉलेजेस हैं उस पर जंप कर जाते हैं, बाकी टॉपिक्स पे जंप कर जाते हैं, पर वाई उनका क्लियर नहीं होता है. तो एज ए डेवऑप्स इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि आप टूल यूज कर रहे हो तो किस लिए यूज कर रहे हो, क्यों यूज कर रहे हो, उसकी रिक्वायरमेंट ही क्यों है, वाई यू आर यूजिंग दैट टूल. इसलिए हम व्हाट एंड व्हाई को क्लियर करने वाले हैं. साथ में हम टेराफॉर्म और मैनुअल जो एडब्ल्यूएस कंसोल होता है दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है, उसके हम डिस्कशन करने वाले हैं आज के वीडियोस में. टेराफॉर्म का वर्कफ्लो क्या होता है, वर्कफ्लो मींस टेराफॉर्म किन किन स्टेप से होकर गुजरता है और कैसे पूरा का पूरा एक फ्लो बनता है, ठीक है, स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा चीजें कैसे काम करते हैं एक फ्लो चार्ट की तरह हम समझने की कोशिश करेंगे. साथ ही इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ टेराफॉर्म का आर्किटेक्चर. तो जब भी आप कोई चीज सीखते हो उसके बेसिक सीखने के बाद उसके आर्किटेक्चर को समझना इंपॉर्टेंट होता है. तो जाहिर सी बात है टेराफॉर्म अगर हम सीख रहे हैं तो टेराफॉर्म भी हम आर्किटेक्चर के बिना तो छोड़ नहीं सकते. उसके अलावा टेराफॉर्म की खुद की लैंग्वेज होती है जिसको हम HCL बोलते हैं, ठीक है. तो HCL की बेसिक्स देखेंगे, HCL का जो तरीका लिखने का, व्हाट आर द वेज हाउ कैन वी राइट, ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, और साथ में प्रोवाइडर फंडामेंटल्स. तो आई वांट टू स्कीपिंग प्रोवाइडर फंडामेंटल्स एंड आई विल बी इंक्लूडिंग दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट मॉड्यूल. तो जहां पे मैं इंस्टॉलेशन भी बताऊंगा और साथ में वहां पे प्रोवाइडर फंडामेंटल्स में क्लियर करूंगा, जस्ट बिकॉज कि उसकी नीड की वहां पे पढ़ने वाली है, तो वहां पे प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों चीजें कवर हो जाएंगे प्रोवाइडर फंडामेंटल्स की. साथ में इस सीरीज में हम लेकर आएंगे आपके लिए टेराफॉर्म के कुछ बेसिक्स और ये हमारे टॉपिक्स हैं, ठीक है. तो इसके बाद हम थोड़ा सा स्टेट मैनेजमेंट के ऊपर भी जाएंगे इस सीरीज में. उसके बाद हमारा मॉड्यूल 5 होगा जिसमें हम टेराफॉर्म के एडवांस टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे मॉड्यूल्स, लूप्स, काउंट, ये चीजें क्या होती हैं, फंक्शंस, इसके बारे में एडवांस में डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम प्रोडक्शन लेवल पे जंप करेंगे जहां पे प्रोडक्शन में टेराफॉर्म का यूज कैसे होता है, वर्क स्पेसेस क्या है, सीक्रेट्स को हम कैसे मैनेज करते हैं, मल्टीपल इन्वायरमेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीजें होंगी. और लास्ट में मैं लेकर आऊंगा, आई एम नॉट श्योर कि ये सारे प्रोजेक्ट्स लेकर आऊं, बट या आई विल ट्राई कि मेक श्योर कि जो भी मैं प्रोजेक्ट लेकर आऊं उसमें मैक्सिमम आपके जो सर्विसेज हैं एडब्ल्यूएस के क्लाउड सर्विसेज हैं वो मैक्सिमम इन्वॉल्व हो सके. मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट का आपको फायदा क्या मिलता है कि आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो पर एक प्रोजेक्ट के अंदर आप मल्टीपल कंसेप्ट्स को, मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हो, सो दैट्स क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट ऑन द HR.
कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें आपने मैक्सिमम जो भी यूटिलाइजेशन है, मैक्सिमम आपने उसके पास जो नॉलेज है, आपने उसको एक सम अप किया है, एक सबको क्लब करके एक प्रोजेक्ट बनाया है। तो दैट्स वेरी, मैं बोलूंगा कि गोल्डन है, ठीक है। तो गोल्डन चांस हो जाता है आपके लिए डेवऑप्स के इंटरव्यू में जाने के लिए, ठीक है, क्रैक करने के लिए। तो शुरू करते हैं। और वंस अगेन वेरी रिफ्रेशिंग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, आप जब भी मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है। एंड पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आज हमारी वीडियो फर्स्ट होने वाली है टेराफॉर्म की। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज टेराफॉर्म। तो इसके लिए मैंने आपके लिए पूरा का पूरा नोट्स प्रिपेयर किया हुआ है, और मेरे स्क्रीन पे माइट बी पॉसिबल कि मैं थोड़े ज्यादा नोट्स आपको कभी विजिबल हो जाए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ उन्हीं नोट्स पे अभी ध्यान दो करेंटली, जिस नोट्स के बारे में मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ, जिसके बारे में अभी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। अदरवाइज इट नॉट बी पॉसिबल कि आप अगर दूसरी लाइन पढ़ने लगो, आप दूसरे डायग्राम पे अगर आपका ध्यान चला जाए, तो जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ वो आप मिस कर जाओ या फिर सही से समझ ना पाओ। तो आई विल रिकमेंड यू to be please focused on the topic, be please focused on the notes जो मैं currently डिस्कस कर रहा हूँ क्लास के टाइम। गॉट इट। तो नाउ हियर मेरे स्क्रीन पे दो चीजें बनी हुई हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। ये जनरली एग्जांपल है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल के साथ शुरू करता हूँ कि मान लो आप एक रेस्टोरेंट खोलते हो, ठीक है। तो रेस्टोरेंट खोलने के लिए आपको क्या क्या चीजों की आवश्यकता होने वाली है, कैन यू टेल मी। मैंने आपके स्क्रीन पे वो सारी चीजें लिखी हैं जो रिक्वायर्ड है एक रेस्टोरेंट को ओपन करने के लिए। तो जब आप रेस्टोरेंट ओपन करते हो, ठीक है, किसी एक सिटी एरिया में, जस्ट बिकॉज यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस और यू आपकी ख्वाहिश है कि आप एक रेस्टोरेंट हो, तो आप क्या क्या चीजें करते हो। आप एक बिल्डिंग लेते हो, राइट। एक प्लेस तो होना चाहिए, फिजिकल लोकेशन जहां से आप रेस्टोरेंट को ऑपरेट करोगे, वेटेड होगा। साथ में आप टेबल्स अरेंज करोगे, चेयर अरेंज करोगे, एक किचन होगा जहाँ पे सारे जो भी व्यंजन है, जो भी आपके आइटम्स है, मेनूज है, वहां पे प्रिपेयर हो रही होगी। साथ में आप इलेक्ट्रिसिटी आप अरेंजमेंट करोगे, वाटर अरेंजमेंट करोगे, गैस का पूरा अरेंजमेंट करोगे। और ये सारा होने के बाद खाना तो अपने आप पकेगा नहीं, ठीक है, तो रेस्टोरेंट में स्टाफ भी चाहिए, लाइक ह्यूमन भी चाहिए। तो ये क्या करते हो, आप पूरा पूरा एक सेटअप करते हो जस्ट टू रन द रेस्टोरेंट। सिमिलरली जब हम बात करते हैं अपने क्लाउड के, तो क्लाउड में हमारे जो एप्लीकेशन होता है, वो एप्लीकेशन डायरेक्टली रन नहीं कर सकता। जैसे कि आपका यहाँ पे खाना है, दैट इज योर फूड, लेट्स सपोज अगर आपको बर्गर खाना है, ठीक है, तो बर्गर आपका फाइनल एप्लीकेशन है। पर उस बर्गर को क्रिएट करने के, उस बर्गर को बनाने के लिए, कोई खाने को कुक करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायर्ड होती है। तभी वहां पे वो चीजें सर्व की जा सकती है, तभी वो चीजें वहां पे क्रिएट की जा सकती है, ठीक है, बनाई जा सकती है। तो जब हम क्लाउड की बात करते हैं, तो क्लाउड में हमारे पास सर्वर्स होते हैं। हमारे पास अगर एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन को रन करने के लिए सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है, स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पे हम डेटा को स्टोर करके सेव करके रख सकते हैं। हमें एक नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि हम नेटवर्क से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, ग्लोब को पूरा एक्सेस दे सके अपने एप्लीकेशन का। तो नेटवर्क कनेक्टिविटी इज रिक्वायर्ड। साथ में हमें सिक्योरिटी भी मेंटेन करनी पड़ती है सर्वर पे, कि हमारे डेटा बीच ना हो जाए, हमारे डेटा लीक ना हो जाए, कोई अटैक ना कर दे, हमारा सर्वर पे कोई ब्रूट फोर्स ना कर दे। तो आपको सिक्योरिटी भी मेंटेन करनी पड़ती है। इसके साथ साथ आप डेटाबेसेस क्रिएट करते हो, जैसे MySQL डेटाबेस हो गया, ठीक है, या फिर आप NoSQL भी यूज कर सकते हो, MongoDB यूज करते हो, ठीक है। ये डेटाबेसेस है। इसके अलावा आप लोड बैलेंसर यूज करते हो, कि जब आपके पास मल्टीपल सर्वर्स हो या मल्टीपल बॉट्स होते हो, उस केस में आपका वो क्रैश ना कर जाए, फेल्ड ना हो जाए। तो ट्रैफिक ज्यादा आने पे क्या कर सकते हो, आप लोड बैलेंसर भी यूज करते हो, सो दैट कि ट्रैफिक रीराउट हो जाए और लोड कम पड़े, ठीक है, और सिस्टम आपका क्रैश ना हो। इसके अलावा डोमेन नेम सर्वर जो होता है, या डोमेन नेम सिस्टम में होता है, आप यूज करते हो। तो ये जो सारी चीजें जो अभी मैंने बताई, ये है आपकी क्लाउड की इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोनों में अगर आप कंपैरिजन करो, तो कोई भी आप फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो, तो फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है जनरली। जैसे कि मैंने रेस्टोरेंट के केस में बताया कि इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है आपको, अगर आप एक सक्सेसफुली रेस्टोरेंट को रन करना चाहते हो। सिमिलरली मुझे एक वेबसाइट बनानी है, मुझे एक वेब बनाना है, मुझे अपने यूनिवर्सिटी के लिए वेबसाइट बनानी है, मुझे कोई पेमेंट ऐप बनाना है, मुझे कोई सॉफ्टवेयर रन करना है, तो सभी चीजें तो हो जाएंगी, बट होने के लिए, पॉसिबल होने के लिए मुझे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे क्लाउड के थ्रू जो हमें मिलता है, ये क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आई होप दोनों में कंपैरिजन पे आपको समझ में आ रहा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की हम जब बात करते हैं, तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे क्लाउड में, हम इन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, जैसे सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क, सिक्योरिटी, इन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी इन द क्लाउड कंटेक्स्ट, ठीक है। अब आते हैं प्रॉब्लम्स पे।
कि ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था और ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स क्या हुए थे। तो पहले जब हमारा ये क्लाउड नहीं था, तो ये सारी चीजें हमारे पास, हम जैसे अभी आज AWS यूज कर रहे हैं, GCP यूज कर रहे हैं, तो तुरंत हमें चीजें मिल जाती हैं। तो जब हमारे पास क्लाउड नहीं था, उस केस में क्या होता था, उस केस में कंपनीज को अपना खुद का एक सेटअप करना पड़ता था फिजिकल लोकेशन पे। तो अगर कोई एक बिल्डिंग है, कोई ऑफिस है, लेट्स सपोज IBM, तो आईबीएम को क्या करना पड़ता था, आईबीएम को एक सेटअप करना पड़ता था अपने ऑफिस में ऑन कैंपस। वो अपना सर्वर रूम बनाते थे, वहां पर सर्वर को इंस्टॉल करते थे, इलेक्ट्रिसिटी देते थे, नेटवर्क सेटअप कर देते थे। ये सारी चीजें वो वहां पे मैनुअली ऑन ग्राउंड चीजें को करते थे। और यही सेम केस था सभी कंपनीज के लिए, सभी कंपनी यही करती थी। और आज भी मोस्ट ऑफ जो बिल्डिंग्स होंगे, आप वहां पर देखोगे तो उनके सर्वर रूम बने होते हैं। अगर एक बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग में एक फ्लोर होगा या किसी ग्राउंड फ्लोर पे एक सर्वर रूम बना होता है, जहाँ पे सारे सर्वर्स कनेक्टेड होते हैं थ्रू द इथरनेट केबल। तो ये पूरा का पूरा जो चीजें हैं ये पहले काम करती थी, और आज के टाइम में भी अभी भी ये चीजें काम करती हैं। बट हमारे पास अभी क्लाउड है, तो हमारे क्लाउड क्या है, एक अनदर ऑप्शन है जो हमें इन चीजों को इजी में करने में हेल्प करता है। तो पहले कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी, तभी फिर सोल्यूशन एग्जिस्ट किया। तो प्रॉब्लम्स क्या थे, तो ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी। उन प्रॉब्लम्स में पहली प्रॉब्लम है लॉन्ग टाइम टू सेटअप। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल कंसीडर करूं कि मेरे पास अमेजन है, ठीक है। मान लेता हूं मैं अमेजन का फाउंडर हूं, आई एम द ओनर ऑफ अमेजन। मुझे क्या करना है, मुझे एक सेल को लाइव करना है, ठीक है। सेल लाइव करना है, मैं इनिशियल फेज में हूं। मेरे सर्वर की कैपेसिटी है 10 लाख यूजर को हैंडल करने की। मैंने जब सेल को लाइव किया, उस टाइम मेरे पास 50 लाख यूजर आने वाला है, ठीक है। 10 लाख की कैपेसिटी है, 50 लाख यूजर का ट्रैफिक आने वाला है। मेरा उस टाइम क्या होगा, सर्वर, तो शायद सर्वर क्रैश हो जाएगा। गॉट इट। उसको इन मुझे हैंडल करना पड़ेगा। उस हैंडल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं किसी कंपनी को कॉल करूंगा कि मुझे सर्वर की रिक्वायरमेंट है, मुझे ये चीजें चाहिए। तो वो फिर क्या करेगा, मेरा ऑर्डर वहां प्लेस होगा, फिर वहां से वो पूरा सेटअप होगा, धीरे धीरे मेरे यहाँ आएगा। फिर मेरे यहाँ असेंबल किया जाएगा, नेटवर्क किया जाएगा, पूरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। उसको करने में एटलीस्ट कम से कम 2 से 6 हफ्ते का समय लगता था। इट मीन्स नियरली अबाउट अ मंथ। तो जब भी आपको सर्वर की रिक्वायरमेंट होती थी, तो आप ऐसा नहीं है कि आप ब्लिंकिट से ऑर्डर किया और 10 मिनट में आपका सर्वर आपके घर पे आ जाएगा। इट इज नॉट लाइक दैट। सर्वर पूरा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए काफी समय लगता था, जो महीनों लग सकता था। तो मिनिमम 2 से 4 वीक का अप्रोक्सीमेट समय लग जाता था। इट मीन्स मुझे कुछ भी इमीडिएट करना हुआ तो मेरे पास कोई तरीका नहीं था। अगर मैंने कोई वेबसाइट लाइव की है, आज 10 लाख यूजर है, कल के केस में ये 15 लाख हो गए, उसके बाद ये 30 लाख हो गए। तो मेरे पास इतना नहीं था कि मैं इसके अकॉर्डिंग खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर को इतनी जल्दी स्केल कर पाऊँ। तो टाइम का तो प्रॉब्लम था। तो ये हमारी पहली होगी। सेकंड प्रॉब्लम क्या थी, सेकंड प्रॉब्लम है हमारे पास ह्यूमन एरर। तो लेट्स सपोज हमारे पास सर्वर भी आ गए, मान लेते हैं कि 2 हफ्ते 4 हफ्ते लगे, ठीक है, हमारे पास सर्वर सेटअप हो गया। अब उसको सेटअप करने के में भी ह्यूमन एरर के चांसेस ज्यादा थे, क्योंकि एक सर्वर है तो किसी एक इंजीनियर ने क्या, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम माइट भी दूसरा हो सकता है। दूसरा कोई सर्वर है तो उसका कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल अलग हो सकती है। तीसरे पे कोई सिक्योरिटी ग्रुप अलग हो सकता है। चौथे पे माइट भी पॉसिबल कि जो एप्लीकेशन का वर्जन है, लेट्स सपोज एनजीनिक्स सभी पे है, बट पहले वाले पे एनजीनिक्स का वर्जन अलग है, तीसरे पे वर्जन अलग है, फोर्थ पे वर्जन अलग है। कोई पाइथन यूज कर रहा है तो उसका वर्जन अलग हो गया पाइथन का, ठीक है, फ्लास्क का वर्जन अलग। तो क्या होगा, पूरा सेटअप करने में हर सेटअप का अलग अलग चीजें हो सकती हैं, दैट इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो उस केस में ह्यूमन एरर ज्यादा होता था, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होता था। थर्ड क्या था, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता था भैया। डॉक्यूमेंटेशन मीन्स हम जो भी चीजें करते थे, जो भी हम सेटअप करते थे, जो भी चीजों को हम एक्टिविटी करते थे, उसका हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते थे। आज के भी केस में अगर आपके पास घर पे कोई वायरिंग होती है, क्या आप पूरा डॉक्यूमेंटेशन करते हो, किस स्विच से वायर कहाँ जा रहा है, किसकी चीजें कनेक्टिविटी कहाँ हो रही है। जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो करता है, फिर चला जाता है। फिर क्या होता है, अगले सपोज 2 साल बाद कोई घर में प्रॉब्लम हुई वायरिंग की, आप किसी न्यू इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो, वो न्यू इलेक्ट्रिशियन को नहीं पता होता कि वायरिंग कैसे की गई है, सेटअप कैसे किया गया। ये तो सिर्फ एक घर का एग्जाम्पल है, जहां पे हमारे साथ मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ सर्वर्स है, कनेक्टेड है। वहां पे ये चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती थी। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, वहां पे कोई सर्वर रूम होगा, अगर आपने वहां नोटिस किया होगा, या फिर अगर आपने जो रोड्स होते हैं, ठीक है, रोड्स पे आप देखे होंगे इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स होते हैं, कभी कभी एक पोल पे ही 50-60 वायर हो जाते हैं ऐसे। तो उन वायर्स का कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि कौन सा वायर कहाँ पे जा रहा है, किसकी सप्लाई कहाँ पे आ रही है। अगर उस केस में कोई न्यू पर्सन आए और ट्रबल शूट करने की कोशिश करे,
तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होगी, क्योंकि उसे आर्किटेक्चर नहीं पता, उसे सेटअप कुछ भी नहीं पता, कोई भी चीज प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो ये तीसरी प्रॉब्लम। चौथी प्रॉब्लम हमारे पास थी मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। इट मींस जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था, जैसे कोई फायरवॉल हो गया, ठीक है, तो ये चीजें मैनुअली करनी पड़ती थी। फायरवॉल का सेटअप, यूजर को क्रिएट करना है, यूजर को कोई परमिशन देनी है, यूजर को कोई ऑनरशिप देना है, कोई नेटवर्क बनाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या थी, हर बार मुझे मैनुअली करनी पड़ती थी। जब भी हम नया सेटअप करेंगे ये सारी चीजें मैनुअली करेंगे। फिर स्केलिंग इम्पॉसिबल होती थी। इम्पॉसिबल का मतलब कि जब भी आपको रिक्वायर्ड होगी तुरंत आप स्केल नहीं कर सकते। आपके पास अगर अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आप नहीं कर सकते। अगर आपकी कैपेसिटी, मैंने एग्जांपल दिया 10 लाख की है, 20 लाख यूजर आगे, आप नहीं कर सकते। अगर आप करते हो तो वही भी लंबा समय लगता है। उसके बाद सभी की चीजें क्या है, मैनुअली करनी है, तो सभी चीजें स्लो होती थी, तो स्केलिंग भी पॉसिबल हो जाती थी। और लास्ट में डिजास्टर रिकवरी, तो इसकी भी हमें प्रॉब्लम थी। लेट सपोज कोई हमारे पास डेटा है, ठीक है, वो बेसिकली क्रैश कर गया, तो उसके बाद हमारे पास कोई रिकवरी का ऑप्शन नहीं है। अगर मेरे पास ये बिल्डिंग है, ओके, दिस इज माय बिल्डिंग ऑफिस, ठीक है, इस ऑफिस में कुछ भी लेट सपोज कोई फायर लग गया, ठीक है, कोई डिजास्टर हो गया, बिल्डिंग गिर गई, कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से जो मेरा सर्वर रूम था जल गया या उसको क्षति हो गई, कोई नुकसान हो गया, उस केस में क्या है, मेरे पास रिकवरी का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सारा मेरा कहाँ था, सारा सेटअप मेरा अपने खुद के प्रीमाइसेस के सर्वर पे था। तो अगर इस सर्वर को कुछ भी हुआ तो मेरा सारा डेटा खत्म। तो दैट वाज एन अनदर चांस, ठीक है, दैट वाज एन अनदर चांस नहीं बोलूंगा, प्रॉब्लम, ठीक है, दैट वाज अनदर प्रॉब्लम ड्यू टू व्हिच जो ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काम तो कर रहा था, पर इतना इफिशिएंट नहीं था, जिससे जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उतना हैंडल करने के लिए अभी वो रेडी नहीं था। जब ये सारी चीजें होने लगी, ये सारे इश्यूज आने लगे, तो फिर वहां निकल के आया हमारे पास क्लाउड का ऑप्शन। तो उस टाइम क्लाउड आया मार्केट में। तो क्लाउड आया, इसका कुछ सोल्यूशन भी लेकर आया, पर साथ में क्लाउड में कुछ प्रॉब्लम्स भी लेकर आ गई। क्लाउड बोलता था ठीक है, हम जो लॉन्ग टाइम का सेटअप है, आप तुरंत एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट जैसे करते हो, कितना समय लगता है? अगर आप काउंट करो तो मैक्सिमम मैं बोल देता हूँ 1 मिनट का एक EC2 बनाने में, 1 मिनट मैक्सिमम। 1 मिनट में आपका सर्वर रेडी हो जाता है। अगर आप लोड बैलेंसर बनाने में कितना समय लगता है, मान लेता हूँ 1 मिनट, तो 1 मिनट में आप लोड बैलेंसर बना सकते हो, 1 मिनट में आप EC2 बना सकते हो, आप डेटाबेस बना सकते हो। तो जो चीजें चाहिए तुरंत बना सकते हो, तुरंत रीड कर सकते हो। तो क्लाउड ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ठीक है। पर अभी भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन वाली प्रॉब्लम थी, ह्यूमन एरर वाली थी, ठीक है। मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन आज भी आपको करनी पड़ती है अगर आप क्लाउड पे हो। अभी भी आपको जाके पोर्ट 80 ओपन करना पड़ेगा, पोर्ट 8000 ओपन करना पड़ रहा है। आपको जाके डेटा जो बेस है आपका या फिर जो स्टोरेज है, स्टोरेज आपको मैनुअली बढ़ाना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है, डिक्रीज करना पड़ता है। कोई परमिशन होती है तो बेसिकली आप कमांड लिखते हो, फिर परमिशन मिलती है। सिस्टम को अपडेट करते हो तो उसके लिए कमांड लिखनी पड़ती है। कोई एक नेटवर्क बनाना होता है, जैसे कि आपके पास डॉकर नेटवर्क मैंने बताया था, ठीक है, तो डॉकर नेटवर्क मैनुअली क्रिएट करना पड़ता है। तो ये चीजें तो अभी भी मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन अभी भी है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो कुछ हद तक क्लाउड ने प्रॉब्लम सॉल्व की है, बट अभी भी वो प्रॉब्लम पूरी सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि अभी भी चीजें तो कुछ मैनुअली इन्वॉल्व तो है। पहले जितनी ज्यादा थी मैनुअली, अभी कम हो गई है, बट फिर भी मैनुअल चीजें हैं। टाइम को उसने रिड्यूस कर दिया है, ह्यूमन एरर को भी रिड्यूस किया है, कुछ हद तक डॉक्यूमेंटेशन भी हो गई है, बट फिर भी पूरी नहीं हुई है। क्योंकि अगर मुझे बड़ा सा कोई एप्लीकेशन रन करना है, उसके लिए मुझे 50 सेटअप करने पड़ेंगे। उन 50 सेटअप को मैं डॉक्यूमेंट नहीं करता हूँ जनरली, ठीक है। अगर आपने 50 जगह सेटिंग्स की, ये पोर्ट ओपन किया, यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप ऐड किया, यहाँ पे ये कमांड रन किया, यहाँ पे पूरा मतलब लेट्स सपोज बड़ा सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसमें 50 100 ऐसे सेटअप करने पड़ेंगे, जिसका कोई आप डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड नहीं रखते हो। तो मुझे कोई दूसरा पर्सन को हायर करना पड़ा, और उस प्रोजेक्ट पे वो पर्सन काम कर रहा है, तो उससे क्या लगेगा, उससे तो 5 से 10 दिन तो लगेंगे कि चीजों को समझने में, कि चीजें काम कैसे कर रही है, जस्ट बिकॉज कि उसका कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो क्लाउड ने बहुत चीजें सॉल्व की है, बट अभी भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है क्लाउड के साथ अभी भी, वो प्रेजेंट के टाइम में क्या प्रॉब्लम है, कि लेट सपोज मैंने सर्वर बना दिए, मैंने 50 सर्वर बना दिए, 50 बना दिए या 100 सर्वर बना दिए EC2, ठीक है, एक कंपनी के अंदर सर्वर अकाउंट में ये 50 सर्वर बन गए क्लाउड पे, पर किसने बनाए और कितने बनाए इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। तो अगर मैंने AWS का एक्सेस 50 लोगों को या 10 लोगों को मैंने दे दिया, तो कोई भी आएगा, EC2 इंस्टेंस बनाकर चला जाएगा या रनिंग स्टेट में छोड़कर चला जाएगा, मुझे पता नहीं चलेगा कि किसका इंस्टेंस है, किसने इसको बनाया है।
तो किसने बनाया, ठीक है, तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मतलब उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, किस रीजन में बनाया, मुझे नहीं पता। मुझे हर रीजन में जाकर चेक करना पड़ता है कि किसने EC2 इंस्टेंसेस बनाए हैं और किस रीजन में बनाया है, तो मुझे पता नहीं चलता है पहले से ही। तो मुझे रीजन नहीं पता होता है। अगर मैं कोई कंपनी ऑन करता हूँ, मैं पूरा क्लाउड की कंपनी ऑन कर रहा हूँ, तो लेट्स सपोज जो क्लाउड इंजीनियर है, डेवऑप्स इंजीनियर है, मैंने उनको एक्सेस दिया है, तो वो क्या कर सकते हैं, किसी भी रीजन में जाकर बना सकते हैं। मैं उसको कंट्रोल नहीं कर रहा जल्दी, ठीक है, मुझे पता है थोड़ा करने में दिक्कत होगी। और किसने चीजें तो अगर डिलीट भी कर दिया, तो हु डिलीटेड द रिसोर्सेज, मुझे नहीं पता चल पाएगा। एक्सेस सबको दिया है मैंने, किसने डिलीट किया, कैसे डिलीट किया, मुझे कुछ नहीं पता चलेगा। कौन सा कोड ओपन है, कौन सा नहीं है, मुझे जाके वहां पे मैनुअली चेक करना पड़ता है। तो अगर मुझे सर्वर का पोर्ट देखना होगा, तो मुझे सिक्योरिटी ग्रुप में जाना होगा, फिर सिक्योरिटी ग्रुप में जाकर चेक करूंगा कौन सा इनबाउंड पोर्ट ओपन है, कौन सा आउटबाउंड पोर्ट ओपन है, तो मुझे जो चीजें चेक करनी पड़ती हैं। कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप यूज हुआ है, वो भी मुझे जाकर वहां पे मैनुअली चेक करना पड़ता है। अभी भी कुछ चीजें हैं जो क्लाउड ये थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। और क्या है, हाउ कैन वी क्रिएट सेम इन्वायरमेंट अगेन, इट मीन्स अगर किसी ने पूरा पूरा ये इन्वायरमेंट बना दिया, अगर कोई नया इंजीनियर आता है, नया कोई वर्क करने वाला था, या फिर उसका हमें डुप्लीकेट इन्वायरमेंट चाहिए, तो हम कैसे एज इट इज वही इन्वायरमेंट बनाएंगे, कैसे हम सेम चीजें बनाएंगे। लेट्स सपोज हमारा कुछ सर्वर है जिसके अंदर 16 GB का रैम है, ये हमारे पास 16 GB का रैम है, 4 वर्चुअल CPU है, 500 GB का स्टोरेज है, इस पे कोई एप इंस्टॉल्ड है, उसका कोई वर्जन है, इस पे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप अटैच है, पोर्ट ओपन है, ठीक है। इट मीन्स जो भी चीजें आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, वही सेम इन्वायरमेंट मुझे को डुप्लीकेट करना होगा। मैं कैसे करूंगा, मुझे फिर से दोबारा एक न्यू इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, और एक एक करके मुझे ये दोबारा सेटअप करना पड़ेगा जो मैंने पहले किया था। और लेट सपोज मुझे पता नहीं है कि मैंने पहले क्या किया था, पहले वाले इंजीनियर को मैंने फायर कर दिया है, या पहले वाला इंजीनियर निकल गया जिसने ये पूरा सेटअप बनाया था। अब कोई नया इंजीनियर आया है, जैसे नए इंजीनियर को पता ही नहीं है कि पिछले वाले पे क्या क्या सेटअप किया गया था, कैसे इन्वायरमेंट बना था, क्या क्या वर्जन यूज हो रहे हैं, कौन सा एप्लीकेशन चल रहा है, कौन वर्जन यूज कर रहा है, कनेक्टिविटी कैसे की गई है। तो दोबारा से मुझे सेम इन्वायरमेंट को रेप्लिकेट करने के लिए, दोबारा से सेम इन्वायरमेंट मुझे डुप्लीकेट करने के लिए भी अभी भी क्लाउड पे प्रॉब्लम होती है। तो नाउ आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि भैया पहले क्या प्रॉब्लम थी, और फिर क्लाउड आया तो उसने कुछ प्रॉब्लम तो सॉल्व की, पर कुछ न्यू प्रॉब्लम वो हमें दे गया, और वो न्यू प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे ये रही, ठीक है। तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, तो क्लाउड ने जो प्रॉब्लम सॉल्व की और न्यू प्रॉब्लम जनरेट कर दी, उन न्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक टूल आया जिसका नाम है टेराफॉर्म। तो टेराफॉर्म क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। तो जब ये प्रॉब्लम्स आई, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड का वहां पे जन्म होता है। इट मीन्स यहाँ पे ये पिक्चर में आता है, ठीक है, इसका रोल आता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड क्या है फिर, ठीक, इसे समझते हैं। तो एक सिंपल सा आइडिया था कि देखो दिक्कतें क्या आ रही है, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है प्रॉपर, ठीक है, हम सेम इन्वायरमेंट नहीं बना पा रहे हैं, हमें सभी चीजों को कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट लाइक नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो जिसने पर्सन ने बनाया उसको पता है, बाकी को नहीं पता है, ठीक है। तो क्यों ना उसको हमें कोड के फॉर्म में लिख दिया जाए, हम उस कोड को एक कोड के रूप में कर दें प्रेजेंट, ताकि कोई भी उसे पढ़ सके, समझ सके और यूज कर सके, जैसे कि हम बाकी एप्लीकेशन के साथ करते हैं। तो सिंपल आइडिया क्या था, वी विल राइट इंफ्रास्ट्रक्चर इन कोड, लाइक वी राइट एप्लीकेशन इन कोड। अगर मुझे कोई एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सॉफ्टवेयर को मैं क्या करता हूँ, कोड के रूप में लिख देता हूँ। अब वो कोड मैंने 50 लोगों को दे दिए, तो वो सॉफ्टवेयर 50 लोगों के पास पहुंच गया, ठीक है। मैंने गिटहब पे डाल दिया, जिसको भी क्लोन करना है वो कर सकता है क्लोन, सबके पास वो सेम कोड। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि मुझे एक सर्वर बनाना है, मुझे उस पर कोई सॉफ्टवेयर को रन करना है, मुझे कोई इन्वायरमेंट सेटअप करना है, तो मैं जाके जो AWS में क्लिक 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 करके सब चीजें कर रहा हूँ, क्यों ना मैं एक कोड में लिख दूं। और वो कोड लिखने से फायदा क्या होगा कि ये देखो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। अब 50 साल बाद कोई भी पर्सन आएगा, उस कोड को पढ़ेगा, तो कोड सेम रहेगा, वो चीजों को समझ जाएगा इस कोड में क्या क्या लिखा गया है, उसी में ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो भैया जो हम मैनुअली करते थे, हम उसी में कर देंगे कि हमें EC2 बनाओ, उस पे ये फायरवॉल बना दो, उसकी सिक्योरिटी ये रहेगी, उसमें ये यूजर रहेंगे, ये परमिशंस रहेंगे, ये नेटवर्क यूज करना है। तो मैनुअली कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने एक फाइल बनाई, उस फाइल के अंदर सारी चीजें लिख दी, ठीक है। बाकी ये स्केलिंग जो इम्पॉसिबल थी, क्लाउड आने की वजह से तो पॉसिबल हो गया था, ठीक है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। डिजास्टर रिकवरी भी क्लाउड ने सॉल्व किया था, स्केलिंग भी सॉल्व कर दिया था, लॉन्ग टाइम भी सॉल्व कर दिया था।
अब ह्यूमन एरर को रिड्यूस करने का तरीका वही है। अगर आपने कोड बना दिया और एक ही कोड को हर जगह यूज करो, हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, हर बार क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है, तो ह्यूमन एरर का चांसेस ऑटोमेटिक घट जाएंगे अगर एक ही चीज को बार बार यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ह्यूमन एरर भी सॉल्व हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो मैनुअल चीजें करनी पड़ती थी वो भी चीजें ऑटोमेट हो जाएंगी। ठीक है, और किस रीजन में बनेगा, किसने बनाया, सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा होगा, ये सारे आपके फाइल्स में लिखे होंगे, तो इससे चीजें पता चल जाएगी। कौन सा कोड ओपन है आप वो भी फाइल में मेंशन कर दोगे। ठीक है, तो ये सारे जो भी प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया अगर हमने उस चीज को कोड में लिखना सीख लिया। ये कंसेप्ट आया कि चलो इसको कोड में ट्राई करते हैं। जब कोड में लिखने का ट्राई किया हम लोगों ने, ठीक है, हम लोगों का मतलब इंजीनियर्स लोग थे, ठीक है, जिन्होंने टूल को बनाया, तो उसको बोला गया इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो, इट मीन सेटअप। ठीक है, ये जो आप कर रहे हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बताया था, जो आप सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हो, स्टोरेज, नेटवर्क, सिक्योरिटी, डेटाबेस, लोड बैलेंसर, डीएनएस, ऐसी चीजें जब आप क्लाउड पे कोई चीज यूज करते हो, क्रिएट करते हो, ठीक है, उनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। तो क्यों ना उन सभी चीजों को हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड कर देते हैं। उनको हम कंट्रोल करने के लिए बेसिकली हम कोड यूज करेंगे, हम कोड पे लिखेंगे और हमारी चीजें हो जाएंगी। हमने यहाँ पे कोई कोड लिखा और हमारा EC2 बन जाएगा, हमने यहाँ पे कोई कोड लिखा, EC2 डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मुझे AWS पे जाने की भी जरूरत नहीं है, और वो कोड मैंने 50 लोगों को दे दिया, तो 50 लोग कोड रन करेंगे, सेम इन्वायरमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि कोड सेम है, तो 50 लोगों ने रन किया, तो सेम ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है। तो यही सिंपल आइडिया था। तो टेराफॉर्म क्या हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, इसलिए आया टेराफॉर्म विल रीड द कोड, जो भी आप कोड लिखेंगे टेराफॉर्म उस कोड को रीड करेगा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी क्रिएटेड ऑन क्लाउड। उसको पढ़ने के बाद लेट्स सपोज मैंने लिखा कि EC2 चाहिए, EC2 का मैंने नेम बता दिया, तो एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर देगा विद दैट नेम। उसके बाद नो नीड टू डू क्लिक क्लिक ऑन कंसोल। ठीक है, इसका मतलब जो हम चीजें बार बार AWS अकाउंट पे जाके क्रिएट इंस्टेंसेस करते हैं, वहां पे फिर नेम डालते हैं, उसके बाद हम स्टोरेज बताते हैं, हमको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है, नेटवर्क कौन सा यूज करना है, की पेयर कौन सा यूज करना है, तो आप जो भी चीजें वहां पे बेसिकली क्लिक करते कि आप चीजों को करते हो, वो क्लिक की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप एक कोड लिखोगे और वो कोड से सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट तीन इंपॉर्टेंट बेनिफिट है इसके। कंसिस्टेंसी, इट मींस वो कंसिस्टेंट है, एक बार जो कोड आपने लिख दिया आप उसको कितनी बार भी यूज करते रहो, कंसिस्टेंट सेम इन्वायरमेंट देगा। क्या है, रिपीटेबिलिटी, जितनी बार रिपीट करना चाहो उतनी बार रिपीट कर सकते हो। ठीक है, तो आप किसी को भी कोड दे दो, उसने वो कोड रन कर दिया, तो सेम इन्वायरमेंट उसका क्रिएट हो जा रहा है। ऑटोमेशन कर दिया, तो हमें जो भी चीजें मैनुअल था पहले करना, वो हमने एक कोड के थ्रू ऑटोमेट कर दिया। तो मुझे जो अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में टाइम लगता था, लेट्स सपोज मुझे टाइम लग रहा है EC2 बनाने में 1 मिनट का, अगर मुझे ऐसे 100 EC2 बनाने हुए तो एज्यूमिंग के 100 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, पर अगर मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड यूज किया तो मेरा टाइम बच जाए। ठीक है, क्योंकि मैनुअल मुझे सभी चीजों को क्लिक करके नहीं करना पड़ेगा, सारी चीजें थ्रू कोड हो जाएंगी। तो लास्ट में एक डेफिनेशन है, अगर कोई आपसे पूछे कि टेराफॉर्म क्या है, तो टेराफॉर्म, ये सिंपल सा डेफिनेशन आपको बोलना है, टेराफॉर्म इज अ टूल दैट कन्वर्ट योर इंफ्रास्ट्रक्चर कोड इनटू रियल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। इट मींस टेराफॉर्म एक प्रकार का टूल है जो हमारे कोड को रियल के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है। हम कोड में लिखते हैं मुझे EC2 चाहिए, वो EC2 बनाता है। हमें अगर एक RDS चाहिए वो RDS बनाता है, हमें एक S3 बकेट चाहिए वो S3 बकेट बनाता है, हमें किसी चीज को डिलीट करना होता है हम लिखते हैं और वो क्लाउड पे इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीट हो जाता है। तो ये सिंपल सा टूल है टेराफॉर्म। ये बेसिकली डेवलप हुआ था, हैशटैग ईयर नहीं पता, तो कंफर्म कर लेते हैं टेराफॉर्म कब डेवलप हुआ था। टेराफॉर्म वाज ईयर नहीं आ रहा, डेवलप इन ईयर, तो ईयर चेक करते हैं। ओके ठीक है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सही है, 2011 से 2014 में है दिखा रहा है। ठीक है, तो 2014 जुलाई में। ठीक है, तो अब मान के चलो कि अभी जुलाई महीना चल रहा है, ठीक है, और 2014, इट मीन अभी कितने साल हो रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 12 ईयर्स। ठीक है, तो आज से लगभग 12 साल पहले इसको बनाया गया था। बना थोड़ा सा पहले ही था, बट ये तो जो जो पॉपुलैरिटी की हम बात कर रहे हैं ना,
तो ये एज ए ओपन सोर्स बाद में इसको रिलीज कर दिया गया था। शुरू में ओपन सोर्स नहीं था, एज ए प्रोजेक्ट इस पे काम चल रहा था। लेटर ऑन इट वाज रिलीज एज ए ओपन सोर्स, और बाद में इसको एक्वायर्ड भी कर लिया एक कंपनी में, दैट इज आईबीएम। ठीक है, तो ये आईबीएम क्या है आपको दिखता हूँ, अगर इसमें मिल जाए फुल फॉर्म। टेराफॉर्म आईबीएम ऐसे समथिंग, लेट्स सर्च, तो हमें कंपनी मिल जाएगी आईबीएम। ठीक है, देखना पड़ेगा, ठीक है उस कंपनी का नाम क्या था। बट ये जो एक्वायर कर लिया था आईबीएम वाला, ठीक है, तो आईबीएम जो अपनी कंपनी है वो नहीं है, ठीक है, दैट इज इंटरनेट बिजनेस मैनेजमेंट और इंटरनेट समथिंग, इससे रिलेटेड कुछ इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो उस कंपनी ने इसको एक्वायर कर लिया था टेराफॉर्म को, और उसके बाद अभी भी ये ओपन सोर्स है, और जहां पे भी हम बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए यूज होता है। तो भैया इनको यूज फिर कौन करता है, हमने तो कभी यूज नहीं किया, तो फिर चलो जान लेते हैं इनको यूज कौन करता है। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में नॉर्मल पर्सन तो यूज नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि अगर उसको 2 सर्वर बनाने हैं, 4 सर्वर भी बनाने हैं तो यूज नहीं करेगा। पर यूज कौन करेगा, जहां उसको 50 सर्वर बनाने हैं, जहां पे सबको इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही रखना है, हर जगह उसको कंसिस्टेंसी चाहिए, जिसको ऑटोमेशन करना है। तो ये सब चीजें जरूरत किसको पड़ेंगी, ये जरूरत पड़ती है आपकी कुछ कंपनीज को, जिन कंपनीज का मैं नेम आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये यूज होता है आपका अमेजन कंपनी में, ये यूज होता है आपके लिए फ्लिपकार्ट में, ये यूज होता है आपका जेप्टो में, ये यूज होता है आपका लिंक्डइन में, ये यूज होता है आपका अमेजन प्राइम की जो वीडियोस देखते हो उसमें यूज होता है, ये यूज होता है आपका नेटफ्लिक्स। ठीक है, जो भी ऐसे ऐसे कंपनीज हैं जो एक बड़े लेवल पे पहुंच जाती हैं, उनको स्केलिंग में प्रॉब्लम होती है, उनको सभी चीजों को मैनेज करना होता है, तो ये ऐसे कुछ कंपनीज हैं। ठीक है, और सिमिलर अच्छी कंपनीज और भी हैं। ठीक है, तो ये टेराफॉर्म को यूज करती हैं। अब यूज करने से बहुत फायदा हो जाता है, क्योंकि अगर कभी भी कोई इंजीनियर निकल गया तो ऐसा नहीं है कि अब दूसरा इंजीनियर को समझने में पूरा समय लगेगा। उसके पास ऑलरेडी पूरा कोड पढ़ा होगा, कोड को रिव्यू करेगा, उससे चीजें समझ में आएगी तब क्या क्या चीजें। ठीक है, तो ये बहुत इजी हो जाता है। और अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टेराफॉर्म का आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे मैं दोबारा आपके लिए एक एग्जांपल लेकर आया हूँ टेराफॉर्म के आर्किटेक्चर में। तो सबसे पहले आपको एग्जांपल कंसीडर करता है कि मान लेता हूँ ये आप हो, ठीक है, दिस इज यू। आप क्या करते हो, अमेजन पे जाते हो, और अमेजन पे जाने के बाद आप एक ऑर्डर प्लेस करते हो। कोई शॉपिंग करनी होती है, किसी को ज्वेलरी चाहिए, किसी को बैग चाहिए, एक्स वाई जेड, इट कैन बी एनीथिंग यू वांट टू परचेज इट ऑन द अमेजन। ओके, तो जब आप अमेजन से परचेज करने के लिए जाते हो तो क्या क्या करते हो आप, पहले तो एक पे लॉग इन करते हो, राइट। लॉग इन करने पर क्या होता है, आप सर्वर पे रीच करते हो। ठीक है, आप जब सर्वर पे रीच कर जाते हो तो आप वहां पे ऑर्डर प्लेस करते हो। ठीक है, अब ऑर्डर प्लेस करते हो तो वो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, वेयर हाउस के पास जाती है कि दिस प्रोजेक्ट, जो भी प्रोडक्ट है आपका इज लाइक रिक्वेस्टेड बाय दिस पर्सन, जो कि आप अमाउंट पे करते हो, आपके एड्रेस चला जाता है उनके पास। फिर वो प्रोडक्ट किसको असाइन होता है, एक डिलीवरी पार्टनर होता है जो उस प्रोडक्ट को लेके आपके पास आता है और आपके घर पे डिलीवर करता है। तो ये क्या है, पूरा एक फ्लो है। इस फ्लो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो काम था, आपका काम यहाँ था, आप सिर्फ यहाँ पे इन्वॉल्व थे, आपका काम सिर्फ ऑर्डर प्लेस करने तक ही था। बाकी चीजें जो वेयर हाउस का मैनेजमेंट, दिस इज नॉट योर टास्क। डिलीवरी करना ये भी काम का नहीं है, अमेजन सर्वर को मैनेज करना ये भी आपका काम नहीं है, ऐप को जो भी करना नहीं करना। आपका काम क्या है, आपका सिर्फ काम था रिक्वेस्ट को सेंड करना, दैट्स इट। उसके अलावा आपका कोई नहीं था, और लास्ट में आपको क्या होता है, आपके घर पे आपकी डिलीवरी रिसीव हो जाती है। सिमिलरली जब हम टेराफॉर्म की बात करते हैं तो टेराफॉर्म भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे अगेन आप हो, यू आर दिस एट दिस प्लेस। आप क्या करते हो, एक टेराफॉर्म का कोड लिखते हो। तो टेराफॉर्म का जो कोड का एक्सटेंशन होता है दैट इज टीएफ। ठीक है, तो टेराफॉर्म की कोई भी फाइल एंड करती है दैट एंड्स विद अ डॉट टीएफ एक्सटेंशन, जैसे पाइथन की डॉट पीवाई होती है, सीपीपी फॉर सी प्लस प्लस, HTML for hypertext markup language. Similarly, for Terraform, the extension of the file should be TF. तो TF नाम का एक फाइल बनता है।
ठीक है, तो आपका काम सिर्फ इतना ही होता है इस कोड को लिखने तक का। आपको आपने कोड लिखा, उसके बाद आपका काम नहीं है। ठीक है, आपने रिक्वेस्ट कर दी, ठीक है। अब उसकी चीजें आगे क्या फ्लो करती हैं, कैसी चीजें जाती हैं, ये जो रिक्वेस्ट होता है, यू राइट कोड हियर, ठीक है, आपने कोड लिख दिया। सेकेंड स्टेप पे आता है टेराफॉर्म CLI, टेराफॉर्म का कमांड लाइन इंटरफेस। ये क्या करता है, आप एक कमांड चलाते हो, दैट इज टेराफॉर्म अप्लाई। तो टेराफॉर्म CLI में आप जो भी कोड लिखते हो, लास्ट में कमांड चलाते हो टेराफॉर्म अप्लाई। तो टेराफॉर्म अप्लाई क्या करता है कि जो भी आपने कोड को लिखा है, उस कोड को अप्लाई कर देगा, इंप्लीमेंट कर देगा। पहले तो चेक करता है कि आपका कोड सही है कि नहीं है। अगर आपका कोड सही है तो अप्लाई हो जाता है, इट मीन नेक्स्ट फेज में चला जाता है। तो नेक्स्ट फेज होता है हमारा प्रोवाइडर का। तो प्रोवाइडर क्या होता है, प्रोवाइडर बेसिकली होता है एक टूल है, ठीक है। आप बोल सकते हो कि मल्टीपल प्रोवाइडर्स होते हैं। हमारे ये टेराफॉर्म का कोड सेम है, ठीक है। आप कभी भी लिखोगे सेम ही कोड लिखोगे, कोई भी इंजीनियर लिखेगा। टेराफॉर्म का एक लैंग्वेज होता है राइट करने का, वो लैंग्वेज सेम होता है। पर जो टेराफॉर्म का लैंग्वेज है वो क्लाउड को समझ में नहीं आता, वो अदर प्लेटफॉर्म्स को समझ में नहीं आता। जैसे हम क्या करते हैं, हम CPP लिखते हैं, CPP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम पाइथन लिखते हैं, ठीक है, हम जावा लिखते हैं, ठीक है। ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेजेस है, हम इनको थोड़े समझ पाते हैं, थोड़ा हम इनको फ्रेंडली है इनके साथ, ठीक है, सीखने के बाद जो समझ पाते हैं। बट कंप्यूटर उनको नहीं समझता। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए क्या होता है, कंप्यूटर को समझाने के लिए कोई ट्रांसलेटर होता है, कोई कंपाइलर होता है, कोई प्रोग्राम होता है, ठीक है। कुछ तो चीज होती है जो उसको कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। सिमिलरली जो हमारा टेराफॉर्म का कोड है, टेराफॉर्म जो अप्लाई करते हैं, तो वो चीजें क्लाउड को समझ में नहीं आती। तो बीच में एक इंटरमीडिएट आता है, वो उसको हम बोलते हैं प्रोवाइडर। तो सबका अलग अपना अलग अलग प्रोवाइडर होता है। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल लेकर आया हूँ आपके पास, ये रियल है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग क्लाउड सर्विसेज हैं, क्लाउड है या सर्विसेज है, उनके प्रोवाइडर्स हैं। तो AWS का जो प्रोवाइडर है उसका नाम है AWS। ये प्रोवाइडर क्या होता है, प्रोवाइडर का काम होता है कि जो भी आप कमांड लिखते हो टेराफॉर्म के लैंग्वेज में .tf फाइल में, उसको कन्वर्ट करता है क्लाउड के API में। क्योंकि जो क्लाउड है, क्लाउड सिर्फ क्लाउड API समझता है, वो API कॉल समझता है, आपका टेराफॉर्म लैंग्वेज नहीं समझता, आपका हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज नहीं समझता। वो सिर्फ क्लाउड API को ही समझता है। तो क्लाउड API में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोवाइडर आता है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी टेराफॉर्म का कोड लिखते हो, उसको आप चाहते हो कि AWS पर रन हो जाए, तो प्रोवाइडर का नाम है AWS। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ठीक है, उसके लिए अगर आप करते हो, तो आप ये एज्योर RM जो प्रोवाइडर है उसका नाम है। गूगल क्लाउड के लिए प्रोवाइडर का नाम है गूगल। डॉकर के लिए डॉकर नाम है प्रोवाइडर का। कुबरनेटिस के लिए कुबरनेटिस नाम है। गिटहब के लिए गिटहब नाम है। तो बेसिकली प्रोवाइडर क्या है, प्रोवाइडर एक टूल है, ऐसा टूल जो टेराफॉर्म की लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किसी दूसरी एपीआई में, ताकि वो जो प्लेटफॉर्म है वो समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। तो हमारे पास बीच में आ गया है प्रोवाइडर। प्रोवाइडर ने ट्रांसलेट कर दिया टेराफॉर्म फाइल को एक एपीआई में। अब क्या हो गया, अब एपीआई में कन्वर्ट होने के बाद आपका जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, आपका जो भी क्लाउड प्लेटफॉर्म है, वो उस चीज को समझ पाएगा। जैसे बोले यहाँ पे क्लाउड एपीआई में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, एपीआई एक्ट ऑन द इंस्ट्रक्शन। तो जो भी चीजें हैं, जो क्लाउड एपीआई हो, उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेगा, समझेगा और उसके अकॉर्डिंग उन पे एक्ट करेगा। तो अगर आपने कोई एक S3 बकेट की रिक्वेस्ट भेजी है, तो S3 बकेट यहाँ पे क्रिएट कर देगा एंड AWS इंफ्रास्ट्रक्चर इज फाइनली क्रिएटेड। तो इसमें आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो समझ में नहीं आया, मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है कि जब भी आप कोड को लिखते हो और अप्लाई करते हो, तो आपका काम खत्म हो जाता है। जो भी प्रोसेसिंग है, जैसे यहाँ पे आपने ऑर्डर किया और आपका काम खत्म, ठीक है, अभी आपको चीजें मैनेज नहीं करनी, यहाँ पे आपने कोड करके अप्लाई कर दिया। तो टेराफॉर्म CLI बेसिकली उसको चेक करेगा, सही है कि नहीं है, सिंटेक्स सही है कि नहीं है। सब कुछ सही रहेगा, फिर प्रोवाइडर को बोलेगा, ठीक है। तो अगर आप AWS पे करना चाहते हो, तो AWS का प्रोवाइडर डाउनलोड कर लोगे। तो AWS प्रोवाइडर क्या करेगा, उसको क्लाउड एपीआई में चेंज करेगा। फिर क्लाउड एपीआई चेंज में होने के बाद क्या हो जाएगा, क्लाउड अब इस रिक्वेस्ट को समझ पाएगा और बेस्ड ऑन दैट रिक्वेस्ट वो इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर देगा। तो ये जो प्रोवाइडर है, ये देखो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक मिसकंसेप्शन होता है। मिसकंसेप्शन क्या है कि टेराफॉर्म एक कोड है जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दे रहा है। अगर अगर आप ऐसा बोलो तो ऊपर ऊपर से तो सही है, बट अगर आप इन डेप्थ जाओ, रियलिटी में ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि सूरज
पूरब दिशा से उगता है, ठीक है। इट मीन्स सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन, बट इन रियलिटी दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज हमारे जो अर्थ है वो रिवोल्यूशन कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है सन के चारों तरफ। तो ऐसा हमें लगता है कि सूरज इस साइड से आ रहा है, बट अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, अगर हम पूरा कंसेप्चुअली बात करें, ठीक है, नॉलेज के साथ बात करें, तो सूरज न कभी उदय हो रहा है न कभी अस्त हो रहा है। हमारी जो अर्थ की रोटेशन है, इस रोटेशन की वजह से हमें प्रतीत हो रहा है कि सूरज एक दिशा से निकल रहा है, दूसरे दिशा में जाकर अस्त हो रहा है, बट सूरज ऐसा नहीं कर रहा है। हमारी रोटेशन की वजह से हमें ये सिर्फ प्रतीत हो रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे आप बोल सकते हो कि टेराफॉर्म की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बट अगर आप इन डिटेल जाओ जहां पे आप फंसोगे, ठीक है, 2 साल बाद अगर आप डेवऑप्स फील्ड में जा रहे हो, तो ये बात मेरी याद रहेगी, ठीक है, कि टेराफॉर्म की जो रियलिटी है वो ये नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। जो 80% 90% लोगों को यही लगता है कि टेराफॉर्म क्या करता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाता है, 90% या मोर देन 95% लोगों को लगता है, बट दिस इज नॉट ट्रू। ये एक रिक्वेस्ट सेंड करता है, द रियलिटी इज दिस, ये सिर्फ रिक्वेस्ट सेंड करता है, बनाना इसका काम नहीं है। EC2 सर्वर बनाना, S3 बकेट बनाना, डिलीट करना, ये इसका काम नहीं है। इट ओनली हेल्प्स यू टू सेंड द रिक्वेस्ट। एग्जांपल लेते हैं दोबारा, सेम एग्जांपल आ जाओ। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप अमेजन से ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली जाके जो भी प्रोडक्ट है आप जाकर खरीद ले रहे हो, नो, इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि मैंने प्रोडक्ट को खरीदा है, ठीक है, या फिर मतलब आप डायरेक्टली लेके नहीं जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एक्चुअल में अगर बात करो तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, यू वांट टू बाय दैट प्रोडक्ट, यू वांट टू हैव दैट प्रोडक्ट, एक्चुअल में आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो रिक्वेस्ट यहाँ पे कुछ इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं, उनके थ्रू फुलफिल की जा रही है, ठीक है। आप क्या करते हो, होटल में जाते हो, तो होटल में जाके आप करते हो क्या करो, आप वेटर को ऑर्डर करते हो, वेटर के थ्रू आपकी रिक्वेस्ट पहुंचती है शेफ के पास जो किचन में खाना बना रहा है, फिर वहां से खाना बनता है, फिर वेटर थ्रू आपको आता है। वेटर क्या है, एक मीडिएटर है जिसके थ्रू आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, ताकि आपका जो भी डिनर है, जो भी खाना है, जो भी आप करना चाहते हो, वो शेफ तक ऑर्डर पहुंचे। सिमिलरली टेराफॉर्म इज अ टूल, इट डज नॉट क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर रियलिटी में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कौन करता है, वो करता है आपका क्लाउड एपीआई। तो क्लाउड एपीआई ही वो मेन पर्सन है, वो मेन टूल है जो इस चीज को क्रिएट करता है। अब क्लाउड एपीआई ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे यूज हो रहा है, अभी मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। आप यूज करते हो बट आपको पता नहीं है कि क्लाउड एपीआई बिहाइंड द सीन यूज हो रहा है। अभी आप टेराफॉर्म यूज करते हैं और चीजें क्रिएट हो जाती है आपके सामने, तो आपको लगता है कि टेराफॉर्म की वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, बट मैं चाहता था ये आंखें आपकी खुले और ये क्वेश्चंस आप पहले से जान लो, जो इंटरव्यू में आपसे ट्रिकी क्वेश्चंस आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज को टेस्ट करने के लिए पूछा जाएगा। तो क्लाउड एपीआई वहां भी यूज होता है जब आप CLI में कमांड डालते हो, CLI। अगर आप CLI के थ्रू भी कोई रिसोर्स को क्रिएट करने की कोशिश करते हो, ठीक है, जैसे कि हम कोई सेल स्क्रिप्ट होती है, ठीक है, .sh नाम के फाइल बनाते हैं सेल स्क्रिप्ट, तो उसके थ्रू अगर हम कोई भी चीज क्रिएट करते हैं, अगर हम बकेट क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो वो भी बीच में क्या यूज करता है, वो भी एपीआई ही यूज करता है। क्या भैया, तो मतलब भले ही दिखता आपको लगता है कि CLI में हमने कमांड डाला, CLI से हमारा चल गया, क्लाउड बन गया, नहीं, बीच में एपीआई गया, एपीआई ने किया। अगर आप ब्राउजर में होते हो, तो ब्राउजर में जो आप क्लिक 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 ये सब चीजें करते हो क्रिएट करने के लिए, वो जो क्लिक वाली जो रिक्वेस्ट है किसके पास जाती है, एपीआई के पास जाती है, और वो एपीआई फिर वो चीजों को क्रिएट करता है। फिर सिमिलरली टेराफॉर्म है, टेराफॉर्म से जो करते हो, टेराफॉर्म की भी रिक्वेस्ट एपीआई के पास जाती है, एपीआई से चीजें क्रिएट होती है। तो ऐसा लग सकता है कि आपने ब्राउजर में गए और आपने ब्राउजर में क्रिएट इंस्टेंस किया, लॉन्च इंस्टेंस किया, कॉन्फ़िगरेशन डाली, एंटर कर दिया और ये आउटपुट आपको मिल गया, सर्वर क्रिएटेड। बट बिहाइंड द सीन क्या है, एपीआई जो हिडन है, CLI के थ्रू आपने कोई कमांड रन की तो वो भी एपीआई के थ्रू एग्जीक्यूट हुई। टेराफॉर्म का यूज किया तभी भी बीच में ये एपीआई ही आ रहा है। ये क्या है, CLI टेराफॉर्म, जो भी आप आपका जो कंसोल है या ब्राउजर है, ठीक है, ठीक है, वो सारा चीज क्या बेसिकली एक रिक्वेस्ट भेजने का तरीका है। दैट इज अ वे टू सेंड द रिक्वेस्ट। रियलिटी क्या है, एक्चुअल में चीजें क्रिएट होती हैं आपके एपीआई के थ्रू। तो आई होप ये पॉइंट हमेशा याद रहेगा, जो 90% 95% लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने कोड यहाँ पे लिखा, ठीक है, तो वो चीजें आपको आउटपुट में इंफ्रास्ट्रक्चर आपको क्रिएटेड दिख जाएगा, ठीक है, पर बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, यहाँ पे वो चीजें लोग मिस कर जाते हैं या फिर उस चीजों को समझने की जरूरत नहीं समझते। और यहाँ पे ट्रिकी पार्ट होता है, वहां पे फिर इंटरव्यूअर पूछेगा और आपको फिर पता चल जाएगा
कि आपने गलती तैयारी कर ली है, ठीक है? सिर्फ ऊपर से तैयारी मत करो, थ्योरी के साथ तैयारी करो। इसके अलावा भी मैंने आपको इंटरव्यू क्वेश्चन बता दिए हैं। देखो इंटरव्यू में ये आता है, ये प्रॉब्लम, ठीक है? तो ये जो प्रॉब्लम है, जो मैंने ऐसे ही आपको समझा दिया बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। टेराफॉर्म यूज़ करते हो आप, मैं बोल दिया सर हमने टेराफॉर्म का प्रोजेक्ट बनाया है, हमने ये किया है, हमने ये सेटअप किया है, हमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया सर, महीने भर के समय लगा। बट इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है कि टेराफॉर्म की यूटिलिटी क्यों है? व्हाई यू आर यूजिंग टेराफॉर्म? क्यों हमको जरूरत पड़ी है? देन 30% 40% ऑफ द क्राउड, जो भी ऑडियंस होती है, रिप्लाई नहीं दे पाती है एचआर के सामने, क्योंकि उनको व्हाई क्लियर नहीं, व्हाई यू आर यूजिंग टेराफॉर्म। तो जब भी आप कोई टूल यूज करो, आई विल रिकमेंड यू टू फर्स्ट नो द व्हाई यू आर यूजिंग, व्हाट प्रॉब्लम इट इज सॉल्विंग, ठीक है? एंड ये जब नहीं था तब चीजें कैसे काम करती थी, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है कि पहले चीजें कैसे काम करती थी, आने के बाद कैसे काम करती हैं। एंड ठीक है, टेराफॉर्म आर्किटेक्चर हो चुका है। तो मैंने एक नोट डाल के लिखा हुआ, टेराफॉर्म डज नॉट क्रिएट, ओके ठीक है, तो डज नॉट होगा, यहाँ पे मैंने डज लिखा, डज नॉट create infrastructure by itself, very important point, it only send request to API, और API फिर उस रिक्वेस्ट को आगे फॉलो करता है, आगे प्रोसीड करता है। तो ये हमारा आर्किटेक्चर टेराफॉर्म का कंप्लीट हो चुका है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टेराफॉर्म का वर्कफ्लो। इट मींस स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है टेराफॉर्म में। तो टेराफॉर्म के जो स्टेप्स हैं वो कुछ ऐसे हैं, हमारे पास 5-6 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है? चलो पहले स्टेप्स पे आते हैं। पहला होता है टेराफॉर्म, हमने बता दिया एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड है। इट मीन्स कुछ भी आप करोगे, आप एक कोड के थ्रू करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर आप कोड के थ्रू बनाओगे। तो हम सबसे पहले कोड को राइट करते हैं। तो भैया कोड को राइट कौन करता है? डेवलपर राइट करेगा या एक डेवऑप्स इंजीनियर राइट करेगा? तो मेरे दोस्त ये काम है आपका डेवऑप्स इंजीनियर का। डेवलपर आपका एप्लीकेशन बनाएगा, डेवलपर आपका जो भी फाइल्स हैं, एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, उसको करेगा। ये अभी क्या है आपका काम, उसको डिप्लॉय करने वाला है। तो डिप्लॉयमेंट के फेज में ये काम आपको करना पड़ेगा एज ए क्लाउड इंजीनियर, एज ए डेवऑप्स इंजीनियर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसका कोड सही से आपके सर्वर पर चले, तो ये आपको करना पड़ता है डेवऑप्स इंजीनियर को। तो टेराफॉर्म में कोड जो लोग बोलते हैं बिल्कुल नहीं लिखना होता है, डेवऑप्स में मैं बोलता हूँ लिखना होता है, बट रिलेटिवली काफी इजी होता है। तो जो लोग कभी प्रोग्रामिंग नहीं सीखे, कभी उन्होंने पाइथन नहीं किया, कभी जावास्क्रिप्ट नहीं किया, कभी सी प्लस प्लस नहीं किया, वो लोग भी इस कोड को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं। कैसे, वो मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बाकी प्रैक्टिकल चीजें तो हम नेक्स्ट डे से करेंगे, नेक्स्ट सीरीज की वीडियो में। तो अभी है कि कोड लिखना होता है बहुत सिंपल, अगर आप बीए हो, बीएससी हो, नॉन आईटी बैकग्राउंड हो, ठीक है, एनी बैकग्राउंड, इवन क्लास 12 का लड़का, 10 का लड़का भी टेराफॉर्म का कोड लिख सकता है। इस वीडियो में मैं वो चीजें आपको बताऊंगा, बहुत इजी है, ठीक है? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 3 या 4 चीजें हैं। अगर आपने 4 चीजें समझ ली, सिर्फ टेराफॉर्म के अंदर 4 चीजें, ओनली 4, अगर 4 चीजें आपने क्लियर कर ली, समझ लिया, फिर टेराफॉर्म को आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई रोक नहीं सकता। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सिर्फ 4 चीजें समझनी है, पूरा कोड रटने की जरूरत नहीं होती है। मैंने आपको कुबरनेटिस के टॉपिक में बताया है कि आपको कुबरनेटिस की जो YML फाइल्स होती है, ओनली वी हैव टू लर्न हाउ टू राइट द फाइल। यू डोंट नीड टू राइट द फाइल, ओनली नो हाउ टू राइट द फाइल, हाउ टू मॉडिफाई द फाइल, एंड किस कमांड से क्या चीजें हो रही हैं। बाकी सारा फाइल का जो सैंपल है, टेम्पलेट है, आपके डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाता है। So in AWS itself, more than 300 plus Terraform files are there. Terraform की जो फाइल्स होती है, कॉन्फ़िगरेशंस होती है, 300 से ज्यादा है। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, फाइल की सिर्फ 4 चीजें हैं जो आपको समझनी होगी। अगर आपने चारों चीजें समझ ली तो 300 क्या 3000 भी फाइल्स होगी, तो आप उनको लिख सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, ट्रबल शूट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, उनके अराउंड प्ले कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो राइट करते हैं पहले कोड, ठीक है, जो हम कल प्रैक्टिकली करेंगे, अभी स्टेप समझते हैं। राइट करने के बाद क्या करना पड़ता है? टेराफॉर्म इनिट, कुछ कमांड है, उसमें से पहला है टेराफॉर्म इनिट। तो जैसे ही हम गिट यूज करते हैं तो गिट इनिशियलाइजेशन के लिए गिट इनिट करते हैं। जिस रेपो के अंदर हमें गिटहब यूज करना है, गिट टूल यूज करना है, तो गिट इनिट करता है। सिमिलरली अगर हमें टेराफॉर्म यूज करना है, उस रेपोजिटरी के अंदर हम टेराफॉर्म इनिट करते हैं, इट मीन टेराफॉर्म को इनिशियलाइज करते हैं। जब ये कमांड हम रन करते हैं तो क्या क्या होता है इस कमांड से, कि आपका जो प्रोवाइडर होता है वो डाउनलोड होता है। तो अगर आपने टेराफॉर्म की फाइल लिखी है, उस टेराफॉर्म को फाइल को आप चाहते हो कि मेरा AWS क्लाउड है उस पर रन करना है,
तो एक प्रोवाइडर भी चाहिए, जो मैंने आपको प्रोवाइडर बनाया है, बताया यहाँ पे कि प्रोवाइडर होता है। प्रोवाइडर क्या करता है, ट्रांसलेट टेराफॉर्म फाइल टू एपीआई। तो उसके अकॉर्डिंग आपका एक प्रोवाइडर होगा। एडब्ल्यूएस का प्रोवाइडर का नाम क्या है, एडब्ल्यूएस का प्रोवाइडर का नाम है एडब्ल्यूएस। ठीक है, तो एडब्ल्यूएस जो प्रोवाइडर होगा, वो टूल होगा, डाउनलोड हो जाएगा। और क्या होगा, जो भी प्रोजेक्ट का इनिशियलाइजेशन करना है उस रेपो के अंदर आपका टेराफॉर्म इनिट हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। और क्या होगा, अगर कोई प्लगइन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो आपने फाइल में लिखा हुआ कोड में, अगर आप जो भी चीजें लिखे हो, वो बेसिकली प्लगइन में डाउनलोड हो जाती है। टेराफॉर्म इनिट करने से ये चीजें होती हैं। जब इनिट कर देते हो, इनिशियलाइजेशन के बाद आता है दूसरा फेज, टेराफॉर्म प्लान। टेराफॉर्म प्लान क्या करता है, टेराफॉर्म प्लान आपको ये बताता है कि फाइनल एग्जीक्यूशन के बाद चीजें कैसे दिखेंगी, हाउ इट विल लुक लाइक। तो जैसे आप एक घर बनवाने जाते हो, तो घर बनवाने से पहले आप उसका एक नक्शा बनाते हो, क्रिएट अ मैप, एक आर्किटेक्चर। या आज के टाइम तो मैं बोलता हूँ लोग 3D व्यू भी बेसिकली क्रिएट करते हैं अपने घर के लिए, या एक एनिमेशन भी डिजाइन करवा लेते हैं, ठीक है, अच्छे पैसे हैं तो एनिमेशन भी बनवाते हैं और उसको विजुलाइज करते हैं कि ये हमारा जो घर है वो फाइनल वो ऐसा कुछ दिखेगा। जो ज्यादा पैसा नहीं है तो आप बेसिकली पेन एंड पेपर की मदद से ही आप बेसिकली करते हो, या एक माइंड में रफ आइडिया बनाते हो कि हमारे घर का आर्किटेक्चर कुछ ऐसा दिखेगा बिफोर क्रिएटिंग द फाइनल आउटपुट। सिमिलरली टेराफॉर्म प्लान करता है, इट ओनली शोज द प्रीव्यू, कि अगर आपने इस फाइल को रन कर दिया, इसको आपने अप्लाई कर दिया, तो क्या क्या चीजें होंगी, कितने फाइल्स डिलीट होंगी, कितने फाइल्स लाइक क्रिएट होंगी, कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप बनेगा, कौन सा EC2 बनेगा, कौन सा S3 बनेगा, कौन सा S3 डिलीट होगा। बेसिकली आपको पता चल जाएगा कि आप इस फाइल को रन करते हो तो क्या क्या चीजें हो जाएंगी फाइनल। तो सिर्फ वो प्रीव्यू देता है प्लान में। जब आप प्लान से अगर एग्री कर जाते हो तो आप बोलते हो टेराफॉर्म अप्लाई। जब आप टेराफॉर्म अप्लाई करते हो, ये क्या करता है, ये कम्युनिकेट करता है विद प्रोवाइडर। देखो इस पेज पे वापस आते हैं कि टेराफॉर्म CLI में जब भी आप अप्लाई करते हो, आपका रिटर्न जो कोड होता है वो प्रोवाइडर के पास चला जाता है, वो प्रोवाइडर उसको ट्रांसलेट करता है एपीआई को। ठीक है, तो वापस आ जाओ। जब आप टेराफॉर्म अप्लाई कर रहे हो, क्या करता है, इट कम्युनिकेट विद द प्रोवाइडर। तो अगर AWS का प्रोवाइडर है तो उसके साथ ये कम्युनिकेट करेगा। फिर क्या करेगा, कम्युनिकेट करने के बाद वो उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है प्रोवाइडर, एपीआई को दे देगा, क्लाउड एपीआई, और उसके बाद क्लाउड एपीआई के पास चीजें फिर एग्जीक्यूट हो जाती हैं। तो मैंने लिखा है इट कम्युनिकेट विद प्रोवाइडर एंड प्रोवाइडर कॉल्स द एपीआई। ठीक है, उसको एपीआई को दे देता है। उसके बाद आपका हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी। ये कोई कमांड नहीं है, ये बस स्टेट बता रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका रेडी हो चुका है, इसलिए मैंने ग्रीन कलर में कर दिया। आप जो बनाना चाहते हो सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुके हैं, रिसोर्स क्रिएटेड। अगर आप सारे रिसोर्स को डिलीट करना चाहते हो तो आप कमांड है टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। तो टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय करते हो तो जो भी चीजें आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड है वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डिलीट हो जाता है। तो बस यही हमारा फेजेस है। कितने फेजेस हैं, 1 2 3 4, बेसिकली 4 या 5 है। ठीक है, ज्यादा फेजेस नहीं है। कोड लिखो, इनिशियलाइज करो, इनिशियलाइज करोगे सारा जो भी आपका प्रोवाइडर है डाउनलोड हो जाएगा, प्लगइन डाउनलोड हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। फिर प्लान करके देख सकते हो, इट इज नॉट मैंडेटरी का प्लान करना ही पड़ेगा, बट ये है कि एक ऑप्शनल तरीका है, आप चीजों को रियल में इंप्लीमेंट करने से पहले देख सकते हो तो प्लान कर सकते हो। फिर अप्लाई कर देते हो, चीजें इंप्लीमेंट हो जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बन गया है। अगर आप इनको वापस से डिलीट करना है तो आप डिस्ट्रॉय कमांड यूज करते हो, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया है इस कोड की वजह से वो सारा डिलीट हो जाता है। सो दिस इज द टेराफॉर्म वर्कफ्लो, सिंपल। अभी आते हैं टेराफॉर्म का फाइल और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। ये अभी प्रेजेंट के लिए बोलूंगा रिक्वायर्ड नहीं है, फॉर दिस प्रेजेंट कंडीशन जो हम स्टेज पे हैं, या अभी अब मैं बोलूंगा 1 साल के लिए तो रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 साल के लिए अगर क्लाउड डेवलप में जा रहा हो, ठीक। बट अगर आप एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो, एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, आप अच्छे टॉप एमएनसीज में काम कर रहे हो, तो इसकी बेसिक नॉलेज तो चाहिए चाहिए। ठीक है, तो ये मैंडेटरी नहीं है, बट ये क्या इंडस्ट्री प्रैक्टिस है। तो अगर आपको इंडस्ट्री में आगे रहना है, इंडस्ट्री से कम्पीट करना है, ठीक है, अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो इंडस्ट्री में फॉलो क्या हो रहा है वो जानना भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को इंक्लूड कर लिया। अभी देखो, टेराफॉर्म फाइल्स एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, हम क्या करते हैं, टेराफॉर्म का एक रेपो बना लेते हैं, ठीक है, एक रेपोजिटरी बना लेते हैं, फोल्डर बना लेते हैं। मैंने इसका नाम दे दिया है टेराफॉर्म प्रोजेक्ट। तो टेराफॉर्म प्रोजेक्ट नेम का मैंने एक फोल्डर बना लिया, उसी फोल्डर के अंदर हमारी सारी टेराफॉर्म्स की फाइल्स रखी रहती हैं। तो क्या क्या फाइल्स होती हैं, क्या क्या आर्किटेक्चर उनका होता है, जनरली हमारे पास ये फाइल्स होती हैं। main.tf मीन्स टेराफॉर्म, provider.tf, variables.tf, output.tf, terraform.tf, var और version.tf।
तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की प्रैक्टिस है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एग्जांपल बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट कितना है कितना नहीं है, ठीक है, ताकि एक आइडिया लग जाए कि भैया आप इंपॉर्टेंट भी बोल रहे हो और नहीं भी बोल रहे हो। तो इंपॉर्टेंट कितना है, अगर आप एग्जाम्पल कंसिडर करो कि आपने एक छोटा सा वेबसाइट बनाया है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, आप तीन चीजें यूज कर रहे हो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, आपने वेबसाइट को क्रिएट किया। जब आप वेबसाइट को क्रिएट करते हो, आप क्या करते हो, सिंपल जब प्रोजेक्ट बनाते हो, एक ही डायरेक्टरी बनाते हो, एक ही डायरेक्टरी के अंदर सारी चीजें लिखते हो, आप CSS की भी फाइल लिखते हो, आप जावास्क्रिप्ट भी लिख लेते हो, आप HTML भी लिखते हो, इमेजेस भी उसी के अंदर डालते हो, तो एक रेपोजिटरी के अंदर भी चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं होता, कोई एरर नहीं आता, एप्लीकेशन फाइंड आउट करता है। पर अगर आपको एक अच्छा सा एप्लीकेशन बनाना होगा, क्या आप फिर भी एक ही रेपोजिटरी के अंदर सारी चीजें कर रहे होगे? द आंसर इज नो। अगर आपको 10 HTML फाइल लिखने हैं, क्या करोगे, एक पेजेस नाम का एक फोल्डर बना दो, उस फोल्डर के अंदर पेजेस के अंदर सारा आप लिखोगे। अगर आपको इमेजेस है तो इमेजेस नाम का फोल्डर बनाओगे, उसके पास 40-50 इमेजेस है, वहां पे लिखोगे। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है कि आप फाइल्स के अंदर अलग अलग चीजों को कैटेगराइज करके लिखते हो, ताकि आपका जो आर्किटेक्चर, जो ऑर्गेनाइजेशन हो, अच्छा दिखे। सिमिलरली टेराफॉर्म के प्रोजेक्ट में सिंपल प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो एक दो फाइल्स बनाओगे, उसी फाइल के अंदर सारी चीजें लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप इंडस्ट्री रेलेवेंट पे जाओगे, तो इंडस्ट्री में क्या होता है कि बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए अगर आपने एक ही फाइल के अंदर सारा कोड लिखा, तो 3000-5000 लाइन का कोड हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, उन कोड को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करते हो, अलग अलग रिपोजिटरीज में डालते हो, अरेंज करते हो। तो यही अरेंजमेंट का बेस्ट तरीका है। बाकी इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ नहीं है कि सबको अलग करना है, एक फाइल के अंदर भी चीजें काम करती है। पर वो जनरली तब प्रेफर होता है जब आप छोटे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। अगर आप बड़े प्रोजेक्ट पे हो, तो 3000, 5000, 10,000 की लाइन का कोड आप एक फाइल में लिखना चाहोगे। तो मेन डॉट टीएफ, ये क्या होता है, इस फाइल के अंदर क्या जनरली लिखते हैं, इसमें लिखते हैं रिसोर्सेज आर रिटेन हियर। रिसोर्सेज का मतलब आपको जो सर्वर चाहिए, जो डेटाबेस चाहिए, जो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, जो सिक्योरिटी चाहिए, ये सारी चीजें आपकी एडब्ल्यूएस के रिसोर्सेज है। तो जो रिसोर्सेज क्रिएट करना चाहते हो, वो आप मेन डॉट टीएफ नाम की फाइल में लिखते हो। प्रोवाइडर डॉट टीएफ में क्या लिखते हो, प्रोवाइडर डॉट टीएफ में आप लिखते हो जो आप प्रोवाइडर यूज करना चाहते हो। तो अगर आप प्रोवाइडर यूज करना चाहते हो एडब्ल्यूएस का, तो आप एडब्ल्यूएस के प्रोवाइडर डॉट टीएफ नाम का अलग फाइल बनाते हो, उस फाइल में लिखते हो। एक फाइल आप बनाते हो वेरिएबल्स डॉट टीएफ, तो वेरिएबल्स को आप अलग से डिफाइन करते हो, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक फाइल है, ठीक है, इस फाइल के अंदर 100 लाइन्स ऑफ कोड है, तो ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इसको एडिट करने में। कहीं भी मुझे अगर किसी वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा, वैल्यूज को चेंज करना पड़ा, इस 1000 लाइन के कोड में मुझे सर्च करना पड़ेगा। पर क्या हो, जो भी वेरिएबल्स हो, मैं उसको अलग नाम का फाइल के अंदर बना दूं। तो इसमें हमारे लेट्स सपोज 30 वेरिएबल्स हैं और उसमें सिर्फ वेरिएबल्स रखे हैं। तो मुझे कोई भी वेरिएबल चेंज करना हुआ, नेम चेंज करना होगा, वैल्यू चेंज करना होगा, क्या होगा, रिलेटिवली इजी हो जाएगा, मुझे 1000 लाइन के कोड के बीच में सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो वेरिएबल्स एक तरीका है जिसके थ्रू आप वेरिएबल्स को अलग से बनाते हो और उन वेरिएबल्स को आप दूसरी फाइल्स में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका इजी हो जाता है, एक बार डिफाइन करो, कहीं भी यूज कर लो। आउटपुट डॉट टीएफ क्या है, आउटपुट डॉट टीएफ टेराफॉर्म की वो फाइल है जिसमें आप ये बताते हो कि रिसोर्स क्रिएट करने के बाद आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो आप इसमें बताते हो। जैसे कि मैंने लिख दिया इन्फॉर्मेशन आफ्टर इंफ्रा क्रिएशन। तो अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है, तो कितना रैम यूटिलाइजेशन कर रहा है, कितना सीपीयू यूटिलाइजेशन कर रहा है, ठीक है, हेल्दी है नहीं हेल्दी है, रनिंग स्टेट में नहीं है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होने के बाद अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए जो कमांड लिखते हो, जो फाइल लिखते हो, वो आपकी आउटपुट डॉट टीएफ के नाम से जनरली लिखी जाती है। टेराफॉर्म डॉट टीएफ वैक्स, ठीक है, इसमें देखो इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है आपका, वेरिएबल डॉट टीएफ और टेराफॉर्म डॉट टीएफ वैक्स में डिफरेंस क्या है, दिस इज इंटरव्यू क्वेश्चन। टेराफॉर्म का जो वेरिएबल वाली फाइल है, उसमें आप वेरिएबल ओनली क्रिएट करते हो, ओनली क्रिएट करते हो। यहाँ पे टीएफ वैर्स में क्या करते हो, वेरिएबल्स की वैल्यू असाइन करते हो। क्या ये भैया इंपॉर्टेंट है कि एक बार वेरिएबल क्रिएट करें, एक बार असाइन करें? नो, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप एक बार वेरिएबल क्रिएट करो और एक बार असाइन करो। बट जब वेरिएबल ज्यादा होते हैं, जब अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करो, आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हो, ठीक है, इंडस्ट्री रेलेवेंट ऐसा कुछ काम करो, तो जनरली ये चीजें अलग होती हैं, ये चीजें अलग होती हैं, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आप सारा एक फाइल के अंदर लिख सकते हो। जैसे आप कहीं जाते हो एडमिशन के लिए, ठीक है, तो एडमिशन के लिए जाते हो, क्या होता है आपका, 2 पन्ने का ऐसा फॉर्म मिल जाता है, 3 पन्ने का फॉर्म मिल जाता है। बैंक खुलवाने जाते हो, क्या मिलता है, ऐसे 2-3 पेज का फॉर्म मिल जाता है। उस 2-3 पेज के फॉर्म में क्या होता है, सारा ऐसा कुछ डेटा आपको फिल करना होता है। तो बेसिकली नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, जो भी आपका है, ठीक है, सैलरीड हो, अनमैरिड हो, मेल हो, फीमेल हो, जो भी चीजें हैं इंफॉर्मेशन, वो सारा क्या है, एक वेरिएबल है। उसकी वैल्यू क्या होती है,
आपको भरनी होती है। तो जो वेरिएबल डिफाइन होते हैं वो आपके वेरिएबल डॉट टीएफ में होते हैं, और उनकी जो वैल्यूज होती हैं उन वैल्यूज को टेराफॉर्म के डॉट टीएफ वैल्स में डालते हो, उन वैल्यू को। ठीक है, लास्ट है हमारा वर्जन। तो जो भी आप टेराफॉर्म को वर्जन यूज करना चाहते हो, वर्जन से रिलेटेड चीजें अगर कॉन्फ़िगर कर रही है तो आप यहाँ पे करते हो। तो इससे होता क्या है कि अगर कोई भी चीज चेंजेस करने हैं, आप डायरेक्ट इस फाइल के अंदर जाओगे, उसमें चेंज कर लोगे, और आपका लेट सपोज 1000 लाइन का कोड है, ये 1000 लाइन का कोड इतने फाइल्स में अगर डिवाइड हो चुका है तो छोटे छोटे पार्ट में हो चुका है। अब छोटे पार्ट में हो चुका तो उसको मैनेज करना इजी बन जाता है, इसको एरर को ट्रबल शूट करना इजी बन जाता है। बट क्या ये मैंडेटरी है? नो। आप एक फाइल में भी कर सकते हो। यूज किस लिए होता है? जब प्रोजेक्ट बड़ा होता है, नंबर ऑफ जो लाइंस ऑफ कोड है वो काफी बड़े होते हैं, और इंडस्ट्री ये स्टैंडर्ड है कि आप प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट में रखो ताकि ट्रबल शूट करना, मैनेज करना इजी हो जाए। जैसे आप प्रोग्रामिंग करते हो तो प्रोग्रामिंग में आप बेसिकली फंक्शंस बनाते हो। फंक्शंस क्यों बनाते हो? ताकि कोई भी फंक्शन है, कोई काम करवाना है, उस फंक्शन कॉल करो, काम करवा लिया, वो सेपरेट है। ठीक है, कुछ भी चेंजेस करने हो सिर्फ उसी फंक्शन में चेंजेस करना है। तो उसी तरह ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। अब आते हैं नीचे, ये कुछ थोड़ा सा पॉइंट्स है, इसको रखना है क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ये पूछे जा सकते हैं आपसे। तो क्वेश्चन हो सकता है आपका, तो कुछ भी ठीक है इससे रिलेटेड, तो मैंने लेकर आ गया आपके लिए। ठीक है, टेराफॉर्म डज नॉट केयर वेयर द रिसोर्सेज आर रिटन। टेराफॉर्म को फर्क नहीं पड़ता है कि आप मेन डॉट टीएफ में प्रोवाइडर मिल रहे हो कि नहीं, वेरिएबल्स का कुछ नहीं लिख दो, आउटपुट का भी लिख दो, उसको कोई मतलब नहीं है। टेराफॉर्म को लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप 2 फाइल्स में लिख रहे हो, 5 फाइल्स में लिख रहे हो, सेम इसी फाइल का नेम बना रहे हो, कोई और फाइल का नेम बना रहे हो, कोई मतलब नहीं है। जैसे होम का होता है, आप बनाते हो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल लिखते हो, पर ऐसा थोड़ी है कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अलावा अगर आप होम लिखोगे तो नहीं चलेगा, होम पेज कर दोगे तो नहीं चलेगा, उज्ज्वल कर दोगे तो नहीं चलेगा। भाई पेज वही है, कोड का सब कुछ वही है, नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोड अंदर तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो फाइल का नेम कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली टेराफॉर्म को कोई मतलब नहीं होता है कि आप किस नेम से फाइल लिख रहे हो, और ये इतने फाइल में लिख रहे हो, 2 में लिख रहे हो, 10 में लिख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, टेराफॉर्म को फर्क करता है उसके अंदर कोड क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो हमारे कन्वीनियंस के तरीके हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, इट रीड ऑल द फाइल्स प्रेजेंट इनसाइड द टेराफॉर्म प्रोजेक्ट व्हेन वी रन टेराफॉर्म अप्लाई। इट मीन जब भी हम टेराफॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये हमारा जो फोल्डर बना है टेराफॉर्म प्रोजेक्ट का, इसके अंदर जितनी फाइल्स रहेंगी उतनी फाइल्स को ये एक ही बार में पढ़ेगा, एक साथ पढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार मेन को कुछ किया, फिर दूसरे बार प्रोवाइडर को किया, तीसरे को बार वेरिएबल्स को मैंने एग्जीक्यूट किया, ऐसा नहीं होता। जब भी अप्लाई करोगे, टेराफॉर्म जहां पर इनिशियलाइज रहेगा उस लोकेशन पे जितनी भी फाइल्स प्रेजेंट है उन सारी फाइल्स को ही प्रेजेंट लाइक रीड करेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप चाहते हो कि कोई फाइल को स्किप करे तो बेसिकली उस रेपो में नहीं डालना है, उस रेपो से हटा देना। अगर उस रेपो के अंदर है, उस रेपो के अंदर जितनी फाइल्स हैं सबको ही रीड करेगा। ठीक है, थर्ड, इट ट्रीट ऑल फाइल्स एज सिंगल प्रोजेक्ट। मैंने यही बात बोली है आपको बार बार कि कोई भी फाइल है, कितनी भी फाइल है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। टेराफॉर्म क्या करेगा, सभी फाइल्स को पढ़ेगा और एक सिंगल प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि फाइल्स में कहाँ कहाँ कैसे लिख रहे हो, ठीक है, अरेंजमेंट कैसे, उसको कोई मतलब नहीं है। एज ए सिंगल प्रोजेक्ट ट्रीट करेगा। लास्ट पॉइंट है, इट कंबाइंस ऑल द फाइल्स टू क्रिएट द इंफ्रास्ट्रक्चर। इट मीन जो भी फाइनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे जितनी फाइल्स रहेंगी उन सबको कंसिडर करके इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। अगर आपने यहाँ पे EC2 के लिए लिखा है कोड और दूसरा कोई एक है जो S3 के लिए लिखा है, और आप S3 नहीं बनाना चाहते हो, तो फिर बोलोगे भैया सिर्फ हम इसको कैसे बनाएं, S3 को नहीं बनाना है। तो अगर यहाँ पे S3 की फाइल है तो बनेगा, अगर आप नहीं बनाना चाहते हो S3 का ये जो फाइल है इस रेपो के अंदर से हटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो भी रेपोजिटरीज के अंदर होगा वो सभी फाइल को ही रीड करेगा और सिंगल प्रोजेक्ट की तरह ही ट्रीट करेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आप कोई फ्रेश प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो पुरानी फाइल्स बेसिकली उस फोल्डर में नहीं होनी चाहिए। तो हर बार आप न्यू एक रेपो बनाओगे, उस न्यू रेपो के अंदर सारी चीजों को यूज करोगे। अदरवाइज जितने सारे फाइल्स रहेंगे सारे सारे फाइल्स ही एग्जीक्यूट होते हैं, क्योंकि वो एज ए सिंगल प्रोजेक्ट ट्रीट करता है। अब आते हैं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है हमारा HCL। तो अभी हमने बोला कि हम कोड लिखते हैं, अप्लाई करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, सब कुछ होता है, पर हम कोड कैसे लिखते हैं, कोड दिखता है कैसा है, और वो क्या 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या वो 4 इंपॉर्टेंट हैं जिसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। अगर आपने सिर्फ 4 चीजें समझ ली तो आप कोई भी टेराफॉर्म की फाइल लिख सकते हो, समझ सकते हो, एडिट कर सकते हो, ट्रबल शूट कर सकते हो।
सिर्फ 4 चीजें आपको याद रखनी होती है। 4 चीजें अगर आपने सीख ली तो प्रोग्रामिंग से बहुत ईजी है। इट डजंट मैटर आप आईटी से हो या नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो, आप लिख सकते हो। आते हैं एचसीएल। एचसीएल क्या है? बेसिकली ये लैंग्वेज है, टेराफॉर्म की लैंग्वेज है एचसीएल। एचसीएल का फुल फॉर्म है हैशिकॉर्प कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। हैशिकॉर्प क्या है? हैशिकॉर्प बेसिकली वो पर्सन है या जिसके थ्रू लाइक जिन्होंने इसको टेराफॉर्म को बनाया है, ठीक है, उनका नाम है हैशिकॉर्प। तो हैशिकॉर्प कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। तो अगेन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेज नहीं है, ये कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज का कोई और एग्जांपल आप बता सकते हो? मैंने आपको एक और कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज बताई है, आप बता सकते हो ऐसे कोई कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज का नेम? नेम ऑफ द दैट कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज इज .yml or YAML, yet another markup language. So this is another type of configuration language. Configuration means आप चीजों को कॉन्फ़िगर करते हो, सेट करते हो, ठीक है, आप सेटिंग्स बताते हो। तो ये कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज है क्योंकि आप इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा सेटअप बताते हो, उसका कॉन्फ़िगरेशन करते हो, पूरा कैसा दिखेगा, कैसा बनेगा, सब आप इसके अंदर बताते हो। टेराफॉर्म क्या है? एचसीएल क्या है? कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज है टेराफॉर्म की। एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से, क्योंकि जो भी मैं टॉपिक करता हूँ एक एग्जाम्पल लेकर आया हूँ, ठीक है। और ज्यादा मैं या तो होटल की एग्जाम्पल देता हूँ या रेस्टोरेंट के देता हूँ या खाने पीने की चीजों के देता हूँ या यूनिवर्सिटी या कॉलेज से देता हूँ। तो यहाँ पे फिर से मैं आपके लिए खाने पीने का एक एग्जाम्पल लेकर आया हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल ये है कि यू आर इन ए रेस्टोरेंट एंड यू आर आस्किंग वेटर फॉर, भाई एक पनीर बटर मसाला और 2 बटर नॉन ले आओ, ठीक है। तो आप जाते हो रेस्टोरेंट में और आपने वेटर को ये बोला है सब कुछ, ठीक है। तो वेटर क्या करता है? आपकी रिक्वेस्ट को समझ लेता है, वो फिर शेफ के पास जाता है। शेफ क्या करता है? आपके अकॉर्डिंग जो भी आपने ऑर्डर किया वो बनाता है, फिर वेटर लाके आपको सर्व कर देता है। बट ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। पर क्या हो, बट इफ यू से रैंडम फूड गिव मी, अगर आपने कुछ उस पर ऐसा बोला, रैंडम फूड गिव मी, वो क्या करेगा? वेटर विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये उसकी प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है। इट इज नॉट अ प्रॉपर फॉर्मेट टू गिव ऑर्डर और रिक्वेस्ट फॉर और रिक्वेस्ट फॉर फूड। तो जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में अगर आप उससे बात करते हो, उसी लैंग्वेज आपसे डिमांड करते हो, तो वो आपकी डिमांड समझता है, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग आपकी जो रिक्वेस्ट होती है प्रोसेस प्रोसेस की जाती है। सिमिलरली जब आप टेराफॉर्म के लिए जो कमांड देना चाहते हो तो टेराफॉर्म की लैंग्वेज में देना पड़ता है, और वही आपकी लैंग्वेज एचसीएल। अब देखो इसका मैं कुछ डेमो लेकर आया हूँ, अभी लिखने की कोशिश ना करो, आप बिल्कुल फ्री माइंड रहो, चिल माइंड रहो। आपको नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको पूरा कमांड लिखना बताऊंगा। अभी सिर्फ कमांड का सिंटेक्स समझो, ताकि अगर आप अभी सीख जाते हो तो बाद में चीजें इजी हो जाती हैं। तो एक कोटेशन है कि आई एम नॉट श्योर कि वो है क्या एग्जैक्ट, ठीक है, बट द कोटेशन इज समथिंग कि स्वेट मोर इन द, याद नहीं है ठीक है, मैं हिंदी में बताता हूँ, ठीक है, कि जो आपका परिश्रम भूमि होती है, ठीक है, जहां पे आप प्रैक्टिस ग्राउंड, यस प्रैक्टिस ग्राउंड, तो जो प्रैक्टिस ग्राउंड होता है वहां पे स्वेट मोर करो, इट मीन वहां पे पसीने ज्यादा बहाओ, सो दैट यू डोंट हैव टू ब्लीड इन द वॉर ग्राउंड। तो अगर आपने अपनी परिश्रम भूमि में पसीने ज्यादा बहाए हैं तो युद्ध के दौरान आपको अपना खून ज्यादा नहीं बहाना पड़ेगा। दैट इज अ कोटेशन, ठीक है। तो अगर आप टेराफॉर्म में हो, ठीक है, इस वीडियो में अब तक बने हुए हो, अगर सीखना चाहते हो कि टेराफॉर्म को लिखना कैसे है, तो डायरेक्टली लिखने पे जंप मत करो, उसे समझ लो कि 4 इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, गारंटी कर रहा हूँ कि आप चीजें सीख जाओगे, सिर्फ 4 चीजें। और वो 4 चीजें ही यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे है। सबसे पहले आप ये जो पूरा कोड लिखते हो, ये कोड का सिर्फ सैंपल लेकर आया हूं, ठीक है। ये पूरे कोड को हम बोलते हैं ब्लॉक। दिस इज अ कोड ब्लॉक। टेराफॉर्म का ये एचसीएल का सैंपल है, इसको हम पूरा ब्लॉक बोलते हैं। जहां पे ये हमारे रिसोर्स से कुछ लिखना स्टार्ट किया है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया है, करली ब्रेसेस, ब्रैकेट के अंदर कुछ चीजें लिखी हैं, फिर हमारा करली ब्रेसेस क्लोज हो चुका है। इसे हम पूरा बोलते हैं ब्लॉक। ये हमारे पूरा ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंदर वही 4 चीजें हैं जो मैं कभी से आपको बोल रहा हूँ अगेन एंड अगेन। पहली, दूसरी, तीसरी आपके सामने स्क्रीन पे ये रही। जो पहली लाइन है रिसोर्स एडब्ल्यूएस इंस्टेंस वेब, इस लाइन को मैंने यहाँ पे आपके सामने लेकर आ गया हूँ इस स्क्रीन पे। और ये तीनों चीजें एक समझते हैं। पहला जो है दैट इज रिसोर्स। रिसोर्स क्या होता है? ये होता है ब्लॉक का टाइप। तो अगर ये पूरा का पूरा ब्लॉक है तो ब्लॉक स्टार्ट कैसे होता है? सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है ब्लॉक का टाइप क्या है।
ब्लॉक का टाइप क्या क्या हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। एनीथिंग का मतलब नहीं आप कुछ भी लिख सकते हो, जो डिफाइंड है वही हो सकता है। तो जैसे कि आप क्या करना चाहते हो, आप रिसोर्स क्रिएट करना चाहते हो तो रिसोर्स लिखोगे, वेरिएबल बनाना चाहते हो तो वेरिएबल लिखोगे, आउटपुट चाहते हो प्रिंट कराना, टेराफॉर्म अप्लाई करने के बाद आउटपुट लिखोगे। ये समझ लो ऐसा है जैसे हम डेवऑप्स जब पढ़ रहे थे तो हमने टॉपिक पढ़ा था कुबरनेटिस, ठीक है, जिसकी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है चैनल पे। तो आप कुबरनेटिस में क्या यूज करते थे, अगर आपको याद है YML फाइल लिखते थे तो आप यूज करते थे काइंड, और काइंड में बताते थे कि आप नेम स्पेस क्रिएट कर रहे हो, डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो, सर्विस क्रिएट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। वो आप काइंड के थ्रू बताते थे अपने YML फाइल में। सिमिलर यही काम यहाँ पे रिसोर्स करता है, मीन्स ब्लॉक टाइप करता है। तो आप ये कोड लिख किस लिए रहे हो, अगर आप रिसोर्स बनाना चाहते हो तो रिसोर्स लिखोगे, तो यहाँ पे लिखा गया है रिसोर्स। इट मीन्स ये जो पहली कोड समझ के आपको पता चल गया, ये जो कोड है, जो ब्लॉक है, ये बेसिकली एक रिसोर्स क्रिएट करेगा, ठीक है। अब दूसरा होता है रिसोर्स टाइप। रिसोर्स क्रिएट हो गया, बट रिसोर्स क्या क्रिएट होगा, उसका टाइप क्या है, वो होता है आपका रिसोर्स टाइप में, जैसे EC2 क्रिएट करना है, S3 क्रिएट करना है, IAM का कोई रोल क्रिएट करना है, कोई सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है, क्या करना है, आपको रिसोर्स बनाना है, समझ में आ गया। रिसोर्स में क्या बनाना है वो बताते हो रिसोर्स टाइप में। तो इस कोड को देख के बताओ, रिसोर्स के बाद AWS इंस्टेंस लिखा है, इससे क्या समझ में आ रहा है कि इससे AWS का इंस्टेंस, इट मींस EC2, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ठीक है, ये आपका बनेगा, ठीक है। EC2 इंस्टेंस बेसिकली क्रिएट करने के लिए कोड है। दो चीजें क्लियर हो गई चार में से, अभी दो और बची हैं। द थर्ड इज योर लोकल नेम। तो ये जो आप नाम देते हो, ये आप नाम देते हो अपने रेफरेंस के लिए, टेराफॉर्म का जो कोड है अपने इंटरनल रेफरेंस के लिए आप यहाँ पे करते हो। तो आपको याद होगा आप YML में ऐसा कुछ एप करके आप देते थे, एप करके या कुछ उसे टैग प्रोवाइड करते थे, या फिर आप उसे नेम करके आप देते थे, ठीक है। तो बेसिकली नेम में क्या होता था, नेम आप उसे जो बताना चाहते हो, ठीक है, उसे आप नेम देते थे या एप करके उसे टैग करके टैग देते थे, ठीक है। ये जनरली आप यूज करते थे। सेम चीजें आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे नेम देते हो उसे। ये इंटरनल यूज के लिए है, ठीक है, इंटरनल पर्पज के लिए इसका टेराफॉर्म का है। तो ये हमारे तीन चीजें हैं, पहला ब्लॉक टाइप, फिर रिसोर्स टाइप, फिर लोकल नेम। लोकल नेम कुछ भी हो सकता है, बाकी ब्लॉक टाइप और रिसोर्स टाइप जो पहले से प्री डिफाइंड होते हैं टेराफॉर्म में, वही यूज करने होते हैं, ठीक है। आप ऐसा नहीं कुछ भी लिख दोगे तो काम कर जाएगा, बट जो उसके पहले से प्री डिफाइंड है, ठीक है, वही यूज करोगे। जैसे आप इंट यूज करते हो इंटीजर के लिए, फ्लोट यूज करते हो फ्लोट के लिए, वैर यूज करते हो वेरिएबल्स, ठीक है। तो वैसे ही कुछ डिफाइंड से प्री डिफाइंड, जैसे मैंने तीन एग्जांपल दे दिए, रिसोर्स, वेरिएबल, आउटपुट, उसी तरह रिसोर्स के टाइप भी एग्जांपल मैंने दे दिए, ठीक है। तो ये आप तीन चीजें करते हो। अब बीच में का पार्ट है वो है आपका चौथा पार्ट, दिस इज योर, जो हमने लिखा है AMI इज इक्वल टू दिस, इंस्टेंस टाइप इज इक्वल टू दिस, ये है आपका चौथा पार्ट, इसको मैं लेकर आ गया, और इसको बोला जाता है आर्गुमेंट। तो जो भी आप इन दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हो वो सारे कुछ आर्गुमेंट्स हैं। तो कोड लिखने के लिए, टेराफॉर्म लिखने के लिए क्या चाहिए, चार चीजें। पहला ब्लॉक टाइप, रिसोर्स टाइप, उसका लोकल नेम और आर्गुमेंट। ये चार चीजें ही आपको एक टेराफॉर्म की फाइल लिखने के लिए चाहिए। आर्गुमेंट्स में क्या होता है, दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप जो लिखते हो वो आर्गुमेंट्स होते हैं। आर्गुमेंट्स में एक होता है आपका आर्गुमेंट का नेम, जिसको हम डायरेक्टली बोलते हैं आर्गुमेंट, और दूसरा होता है इस इक्वल टू करके उसकी हम वैल्यू डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आर्गुमेंट में जैसे लिखा है AMI का फुल फॉर्म है अमेजन मशीन इमेज, ठीक है, इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहते हो, तो ये उसकी AMI ID एग्जांपल के लिए दे दिया गया है। इंस्टेंस का टाइप क्या है, ये आर्गुमेंट का नेम है, उसकी वैल्यू क्या है, T3 माइक्रो इज द वैल्यू ऑफ दैट आर्गुमेंट। तो यही वो चार चीजें हैं जो अगर आप इसको समझ लेते हो तो आप कोई भी फाइल लिख सकते हो। तो क्या अभी आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये चार चीजें आपकी क्लियर है? अगर क्लियर है तो फिर कोड तो मैलिको ने आपको सिखा दिया, फिर आप 70% कोड लिखना आज सीख गए हो अगर ये चार चीजें आपको समझ में आ गई हैं। ब्लॉक टाइप, रिसोर्स टाइप, उसका लोकल नेम एंड आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट में ऐसा है कि ये वेरिएबल है, उसकी वेरिएबल की वैल्यू है, ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू है। तो अब जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो आर्गुमेंट्स में, उस इस टाइप में उसको बताते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं दोबारा से फिर एग्जाम्पल लेकर आया हूँ, एंड अगेन मैंने बोला मैं थोड़ा सा खाने पीने वाली चीजों के एग्जाम्पल में ज्यादा कंसिडर करता हूँ, बिकॉज ये ज्यादा रिलेटिवली इजी होता है स्टूडेंट्स के लिए अंडरस्टैंड करना। सो एग्जाम्पल क्या है कि आप
आप एक पिज्जा ऑर्डर करते हो ऑनलाइन, ठीक है, जब लाइक जोमेटो से ऑर्डर कर रहे हो या फिर पिज्जा ऑर्डर कर रहे हो, उस पिज्जा में क्या होता है, आपके पास कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, कुछ आर्गुमेंट्स होते हैं जो आप बेसिकली प्रोवाइड करते हो, ठीक है, जिसको हम कस्टमाइजेशन बोलते हैं। कस्टमाइजेशन में आप अपनी पसंद के अनुसार आप बता सकते हो कि आपको क्या चीजें चाहिए, लाइक अपनी चॉइस बता सकते हो, पसंद बता सकते हो। तो साइज बेसिकली आप बताते हो कि मुझे लार्ज पिज्जा चाहिए, क्योंकि अभी तो छोटे से कोई पेज नहीं भरेगा, ठीक है, जिस एज के हम लोग अभी ग्रुप में है, तो छोटे से तो काम नहीं बनेगा। सो द साइज इज गोइंग टू बी लार्ज। चीज क्या चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए। क्रस्ट कैसा होना चाहिए, ऊपर वाला लेयर वो थिक होना चाहिए। तो ये क्या है, बेसिकली जो साइज है वो आर्गुमेंट है, उसकी वैल्यू है लार्ज। चीज इज योर आर्गुमेंट, वैल्यू इज एक्स्ट्रा। क्रस्ट इज योर आर्गुमेंट, वैल्यू इज थिन। ठीक है, तो बेस्ड ऑन ओनली दिस फोर कंसेप्ट आपको ये अभी पढ़ना है, के बताना है कि आप इस कोड को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। कोड लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, बिकॉज आई टोल्ड यू 300 प्लस आपके पास कोड्स हैं, आप लिखना समझो, यूज करना समझो, रटो मत। ठीक है, तो ये आपके स्क्रीन पे कोड है, इसे पॉज कर लो वीडियो, ठीक है, और ट्राई करो इसे समझने का। अब इस कोड को देख के क्या आप बता सकते हो कि ये कोड किस लिए है, ये कोड क्या करेगा, ये कोई वेरिएबल बनाएगा, ये कोई रिसोर्स बनाएगा, ये कोई आउटपुट प्रिंट करेगा, क्या करेगा? पहला क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर बाय योरसेल्फ। सेकंड क्वेश्चन कि ये क्या चीजें क्रिएट करेगा, क्या करना चाहता है ये? क्या ये कोई बकेट बना रहा है, क्या ये कोई रिलेशनल डेटाबेस बना रहा है, क्या ये कोई इंस्टेंस बना रहा है, कोई नेटवर्क बना रहा है, सिक्योरिटी ग्रुप बना रहा है, क्या बना रहा है ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि इंटरनली टेराफॉर्म इस फाइल को, इस कोड को किस नेम से रेफर करेगा, क्या आप इसका आंसर कर पा रहे हो? और चौथा, इसके अंदर आप क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि आर्गुमेंट्स क्या है और उस आर्गुमेंट की वैल्यू क्या है? अगर ये चारों का क्वेश्चन हाँ है तो आप अपने लिए क्लैप कर सकते हो कि 70% कोड आपने लिखना सीख लिया है। 4 क्वेश्चंस मैंने अभी पूछे हैं, अगर इन चारों का आंसर हाँ है, इट मींस यू आर रेडी टू गो एंड यू हैव जस्ट लर्न 70% पार्ट ऑफ द टेराफॉर्म। तो अगर ये सीख लिया तो फिर आगे तो कोई समझ नहीं आना, सिर्फ आगे खेल कहाँ होगा, आगे गेम कहाँ चलेगी, बस यही जो हमारे पास आर्गुमेंट्स है, यहाँ पे एग्जांपल में 3 आर्गुमेंट है, हम पहले 5 यूज करेंगे, फिर 10 यूज करेंगे, 15 यूज करेंगे, 20 यूज करेंगे, तो आर्गुमेंट ही चेंज होने वाले हैं ज्यादातर। बाकी ये ऊपर वाले 3-4 चीजें तो एज इट इज रहने वाली है। जो भी चेंज होगा इस करली ब्रेसेस के अंदर चेंज होगा, और नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स बढ़ जाएंगे, बट आर्किटेक्चर सिर्फ सेम रहेगा, कुछ भी अलग नहीं होने वाला है, सब ऐसे ही होगा। तो बहुत ही इजी था, चारों के मैं आंसर बता रहा हूँ। सबसे पहले ये टेराफॉर्म की फाइल क्या करती है, ये एक रिसोर्स को क्रिएट करती है, ये रिसोर्स को क्रिएट करेगी। रिसोर्स क्या क्रिएट होगा, कहाँ पे क्रिएट होगा, ये एक AWS का इंस्टेंस बनाएगा, दैट इज योर EC2। EC2 से बनेगा। इस EC2 को इंटरनल किस नेम से रेफर किया जाएगा टेराफॉर्म में, उसका रेफरेंस नेम होगा फ्रंट एंड सर्वर। ओके, उसके बाद चौथा जो क्वेश्चन है, क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो आर्गुमेंट्स और उनकी वैल्यू? यस, तो पहला आर्गुमेंट है AMI, उसकी वैल्यू है यहाँ पे जो सामने लिखी है, दिस इज योर वैल्यू। इंस्टेंस टाइप योर सेकंड आर्गुमेंट की वैल्यू, थर्ड आर्गुमेंट की नेम, उसकी ये वैल्यू। अगर ये चारों चीजें सही है देन 70% डन। ठीक है, अब देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में 2-3 चीजें आपको देखने को मिल सकती है। पहली होती है रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स, दूसरी आपको देखने को मिल सकती है ऑप्शनल आर्गुमेंट। तो ये तो बहुत इजी है, बट फिर भी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन लेटर ऑन फिर भी क्रिएट ना हो। रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स वो होते हैं जिनके बिना आपका रिसोर्स नहीं बन सकता, जिसके बिना आपका टेराफॉर्म नहीं रन हो सकता। ठीक है, दैट इज द इम्पोर्टेंट, ऐसा है कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, दैट इज मैंडेटरी। वो होते हैं आपके रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। तो जैसे अगर आप एक EC2 बना रहे हो, एक सर्वर बना रहे हो, क्या उसका AMI मतलब उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अमेजन मशीन इमेज, क्या बिना अमेजन मशीन इमेज के एक आप सर्वर बना सकते हो? द आंसर इज नो, क्योंकि जब भी आप सर्वर बनाओगे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम तो बताना ही पड़ेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या यूज करोगे। दूसरा एग्जांपल है इंस्टेंस टाइप, आपका सर्वर होगा, सर्वर का टाइप क्या है, ये भी मैंडेटरी है। बिना सर्वर टाइप बताए हुए बिना कैसे क्रिएट कर सकते हो, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कैसे ले सकते हो? अगर आप लैपटॉप लेने जाते हो तो लैपटॉप में कुछ तो आप देखते हो, रैम कितना है, हार्ड डिस्क कितना है, ग्राफिक कितनी है, मेमोरी कितना आपका, लाइक CPU रैम है, ठीक है, लाइक CPU कितना है, कोर्स कितने हैं, स्पीड कितनी है, कौन सा जनरेशन है,
स्क्रीन चेक करते हो, ऑडियो क्वालिटी चेक करते हो, कैमरा चेक करते हो, तो बहुत सारी चीजें चेक करते हो। ये क्या है, सारे आर्गुमेंट्स हैं। उसकी आप वैल्यू देखते हो कि कैमरा 2 मेगापिक्सल है, रैम आपका 16 जीबी का है, हार्ड डिस्क आपका 512 जीबी का है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके वैल्यूज हैं। तो ये नहीं कि बेसिस पे आप डिसाइड करते हो लेना है कि नहीं लेना। तब सर्वर में जब बनाओगे तो ये तो मैंडेटरी है, जो रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स है। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन में कहीं पे ऐसा दिखता है ऑप्शनल आर्गुमेंट, इट मीन्स इट इज नॉट मैंडेटरी टू बी इंक्लूडेड इन द टेराफॉर्म। जैसे कि कोई टैग होता है, तो टैग क्या है, ऑप्शनल है। की पेयर क्या होता है, ये भी ऑप्शनल होता है। तो जब हम सर्वर क्रिएट करते हैं तो कभी कभी हम प्रोसीड विदाउट की पेयर, इवन इफ यू हैव नोटिस, तो प्रोसीड विदाउट की पेयर भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं और हमारा सर्वर बन जाता है। तो की पेयर सिलेक्ट करना मैंडेटरी नहीं होता, फिर भी हम सर्वर बना लेते हैं। फिर क्या है, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब है कि आपका जो सर्वर है, सर्वर की उसकी स्टैटिस्टिक्स दे सकते हो, कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितना ट्रैफिक जा रहा है, लोड कितना है, रैम यूटिलाइजेशन कितनी है। ठीक है, तो ये मॉनिटरिंग भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये क्या है, ऑप्शनल आर्गुमेंट है। तो जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन रेफर करो और ऐसा ऑप्शनल और रिक्वायर्ड के बीच में चीजें दिख जाए, तो रिक्वायर्ड को तो स्किप नहीं कर सकते, वो आपको अपने कोड में इंक्लूड करनी है। ऑप्शनल है, इट मीन्स यू कैन स्किप दैट पार्ट, वो ऑप्शनल है। ठीक है, चाहो तो यूज करो, चाहो तो ना यूज करो। तो ये था आज के हमारे वीडियो। और आज का हमारे वीडियो, आई गेस जो हमने टॉपिक्स लिए थे वो ओवर हो चुके हैं, एक्सेप्ट वन टॉपिक। उस टॉपिक को मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर लूंगा, जहां पे मैं प्रैक्टिकली चीजों को करूंगा। तो समरी है आज की, क्या है, हमने देखा है मॉड्यूल 1 टेराफॉर्म फंडामेंटल्स, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है हमने देखा। इन टर्म्स ऑफ क्लाउड, हमारे सर्वर, हमारे डेटाबेस, नेटवर्क, सिक्योरिटी ग्रुप, फायरवॉल, डोमेन नेम सर्वर, ये सभी हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता था, सभी चीजें ट्रेडिशनली होती थी, एक प्रॉपर सेटअप होता था, वो लोकल सिस्टम में होती थी, लोकल इन्वायरमेंट में होती थी। बट उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी होती थी, स्केल करने में, मैनुअली चीजों को कॉन्फ़िगर करने में टाइम कंजप्शन ज्यादा था, स्लो था। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स भी थे। फिर बाद में हमारे पास क्लाउड आया, तो क्लाउड से बहुत सारी चीजें इजी हो गई। बट फिर भी कुछ भी जो चीजें थी अभी बची थी, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, जैसे बहुत सारे मल्टीपल सर्वर को क्रिएट करना, सेम इन्वायरमेंट को बनाना। तो ये थोड़ा दिक्कत था क्लाउड में भी। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया टेराफॉर्म एज ए कोड। तो आइडिया क्या था कि जैसे हम प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को एज ए कोड लिखते हैं, ऐसे प्रोग्राम लिखते हैं, और उसको हम कहीं भी चला दो, सबके मोबाइल में सेम ही एप्लीकेशन है, सेम ही कोड है, तो सबकी जगह सेम जैसा ही चलेगा, सब बिहेवियर सेम रहेगा। क्यों ना हम एक कोड बनाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं, सॉरी प्रोग्रामिंग नहीं, इसको हम बोलूंगा, क्या हम इसको बोलेंगे, कैन यू टेल मी। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। तो कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज बनाते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपने चीजों को ऑटोमेट कर लेंगे, टाइम कंज्यूमिंग, कंजप्शन कम होगा। और इस फाइल को हम शेयर कर सकते हैं, टेराफॉर्म की फाइल को अगर मैंने शेयर कर दिया किसी को और उसने वो फाइल चला दी, तो उसका सेम इन्वायरमेंट के साथ आर्किटेक्चर पूरा बन जाएगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका सेम इन्वायरमेंट जैसा बन जाएगा जैसा मेरे पास है। ठीक है, तो टेराफॉर्म भी समझ में आ गया, एक टूल है जो बेसिकली ये सब चीजें करने में हेल्प करते हैं। क्यों करना है, ये भी चीजें समझ में आ गई, जस्ट टू ऑटोमेट द थिंग्स, एंड जो प्रॉब्लम पहले थी उन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। मैनुअल एडब्ल्यूएस कंसोल, या मैनुअल एडब्ल्यूएस कंसोल में आपने देखा ही होगा कि जब भी आप क्रिएट करते हो, तो मैंने इसका डेमो नहीं दिया है, बट आपने इतनी बार EC2 रिसोर्स क्रिएट कर लिए हैं कि आपको पता हो कि मैनुअली आप 5-6 बार तो क्लिक करते ही हो। ठीक है, एक बार आप उसकी इमेज बताते हो, एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम बना, सॉरी, एक बार आप उसकी इंस्टेंस टाइप बताते हो, एक बार सिक्योरिटी ग्रुप बताते हो, एक बार फिर इसकी स्टोरेज बताते हो, फिर लास्ट में क्रिएट पर क्लिक करते हो, तो 6 to 7 टाइम्स तो क्लिक 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 ये चीजें करनी होती हैं। तो ये तो सिर्फ एक सिंपल EC2 के लिए है। ऐसे मल्टीपल अगर 50-100 EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने पड़ जाए, फिर कितने क्लिक्स करने पड़ेंगे, बहुत सारे, अनगिनत, फिर मैनेज करना दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, और मैनुअली करते करते तो परेशान हो जाओगे। कभी क्या बेटा, T3 मीडियम की जगह T3 माइक्रो भी आप चला दो। ठीक है, तो पॉसिबल है, इज पॉसिबल। तो वो मैनुअल चीजों को हटा देता है। वर्कफ्लो मैंने आपको बता दिया कि वर्कफ्लो में चीजें क्या क्या होती हैं। आप टेराफॉर्म को इनिशियलाइज करते हो, फिर टेराफॉर्म का प्लान चेक कर सकते हो, फिर टेराफॉर्म को अप्लाई करते हो, चीजें बन जाती हैं। फिर अगर टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय करते हो तो चीजें हट जाती हैं। एग्जाम्पल के केस में मैंने आपको भी बताया था सभी चीजों को। फिर आपको मैंने SCL का बेसिक समझाया, जिसमें 4 हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। चारों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को मैंने बताया। उन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में क्या क्या आता है, हमारे पास उसका ब्लॉक आता है। ठीक है, तो ब्लॉक टाइप, रिसोर्स टाइप, लोकल नेम और आर्गुमेंट्स, तो ये 4 चीजें हैं। तो यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है, यहीं पे हमारा जो टॉपिक था वो ओवर होता है। हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल में क्या आएगा, इंस्टॉलेशन आएगा।
अगर आप VS कोड यूज करना चाहो तो VS कोड का सेटअप, तो आई गेस दैट इज नॉट अ बिग डील, सब कोई VS यूज करना जानता है, तो इंस्टॉलेशन खुद से कर सकते हो, बट मैं फिर भी आपको आइडिया दे दूंगा। AWS CLI कैसे सेटअप करना है वो बता दूंगा। और आपके पास फिर आएगा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम प्रोवाइडर, रिसोर्सेज, वेरिएबल, आउटपुट्स, ये सारी चीजों को बात करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक यहाँ पे बचा है प्रोवाइडर फंडामेंटल, वो प्रोवाइडर फंडामेंटल इंस्टॉलेशन के वीडियो में, इंस्टॉलेशन अलोंग विद टेराफॉर्म बेसिक्स, तो ये एक वीडियो में हम कवर करेंगे। उसी में मैं आपको ये बता दूंगा टेराफॉर्म फंडामेंटल, क्योंकि यहाँ पे भी अभी आपको टेराफॉर्म का, सॉरी, प्रोवाइडर फंडामेंटल, तो प्रोवाइडर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो पहला ही टॉपिक टेराफॉर्म बेसिस में प्रोवाइडर है, जहां आप है उसके लिए कोड लिखेंगे, तो चीजें आपको प्रैक्टिकली समझ में आएंगी। बाकी प्रोवाइडर के केस में होता क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज तो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। तो प्रोवाइडर क्या है, बेसिकली इट ट्रांसलेट टेराफॉर्म टू API, और सबके अपने अपने प्रोवाइडर्स होते हैं। अगर आप गिटहब पे करना चाहते हो तो गिटहब का अपना प्रोवाइडर है, कुबरनेटिस का करना चाहते हो तो कुबरनेटिस का है। तो ऐसा समझते हो ये एक ट्रांसलेटर है जो आपके कोड को उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो सिर्फ API समझते हैं, वो टेराफॉर्म के कोड ही नहीं समझते, तो API में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली प्रोवाइडर को बनाया गया। तो बस इतना ही था। आई होप सभी चीजें क्लियर हैं, एवरीथिंग इज फाइन, एंड आप पढ़ाई कर रहे हो, समझ रहे हो। और कोई भी अगर डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। टेस्ट मैं जल्दी अपडेट कर दूंगा, जहाँ पे आप टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और थोड़े से लेवल डिफिकल्ट होंगे, मैं जानबूझ के करूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं इसमें इंट्रोड्यूस करूंगा कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल्स भी होंगे, साथ में इंडस्ट्री रेलेवेंट हो गए, और जो एज डेवऑप्स वगैरह फ्रेशर जाते हो तो आपसे पूछे जाने के हाईएस्ट चांसेस हैं। तो वैसे क्वेश्चंस भी होंगे, तो माइट बी पॉसिबल कि थोड़ा सा हार्ड लग सके, ट्रिकी लग सके, तो उसके लिए डीमोटिवेट नहीं होना है, बने रहना है, पढ़ते रहना है। बाकी सीरीज की नेक्स्ट वीडियो मैं कल वापस से लेकर आ जाऊंगा। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एंड टेक केयर। जय हिंद।